हेलो एवरीवन, चलिए भाई लोग शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले अपने जो आपके चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के वो देख चुके हैं। फर्स्ट वी हैव टेकन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, सेकंड वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और सेकंड वाले चैप्टर के अंदर मैंने दो वीडियो अलग बनाए हैं। फर्स्ट वाज फॉर द फॉर्मूला शीट ऑफ और जो आपके फॉर्मूलेज हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के, एंड सेकंड जो बनाया था वो है आपका सिर्फ कैपेसिटेंस का। चलिए अब एंटर करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर से याद दिला दूं, वार्निंग नीचे लिखी हुई है, दिस इज फॉर्मूला शीट डिस्कशन, दिस हैज नथिंग टू डू विद द डिटेल्ड लेक्चर पार्ट। उसके वीडियोस अलग हैं, उसको अलग से देखिएगा। चलिए तो अभी हम जिस पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहां पे आपके जो प्रीवियस ईयर कंटेंट को जब मैंने देखा तो वहां 3 से 5 क्वेश्चन है, मिनिमम भी यू हैव 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक ही था, वो एक ही जगह पे था जहां पे 2 क्वेश्चन थे, बाकी 37 ईयर उठा के देखिए। अभी रिसेंट की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इंपॉर्टेंट है इसलिए फॉर्मूला शीट जल्दी से इसको देखते हैं। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम करंट को दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, देखिएगा। एक है dq by dt विच इज द इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ करंट, कि अगर किसी फंक्शन को, कोई चार्ज का फंक्शन दे दिया गया और अपने को करंट किसी टाइम पर निकालने को कहा गया तो dq by dt से निकालेंगे। और मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है, तो एवरेज फॉर्म जो होता है करंट का वो होता है डेल्टा q by डेल्टा t या सिंपल q by t। अब डेल्टा क्यू मतलब क्या है? डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करके गया जिस जगह पे हम खड़े होकर चार्जेस, मान लीजिए कोई वायर था जिसमें चार्जेस भाग रहे थे, तो हम किसी पॉइंट पर खड़े हो गए और देखा कि ये चार्ज आया, ये गया, तो कुछ घड़ी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज भाग के गया, तो एवरेज फॉर्म में उसको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी या क्यू बाय टी लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, अब इन दोनों के जो आपके रिजल्ट हैं वो देखिएगा। dq by dt का मतलब क्या है? तो अगर आप I इक्वल टू dq by dt को देखें तो मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जहां शुरू होता है वहां इस बात को समझाया है कि रेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको एक और तरीके से कह सकता हूं, स्लोप ऑफ Q वर्सेस T कर्व। व्हाट इज करंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? स्लोप ऑफ Q वर्सेस T कर्व। यानी अगर आपको चार्ज वर्सेस टाइम कर्व गिवन है तो किसी भी पॉइंट पर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए, या मान लीजिए अगर वो एक नॉर्मल शेप है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हम स्लोप कॉर्ड का भी निकाल सकते हैं और स्लोप टेंजेंट का भी। तो सिंपल स्लोप ऑफ Q वर्सेस T कर्व हमें क्या देता है? करंट। ये एक फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी डिफरेंशियल फॉर्म को अगर अलग तरीके से लिखें तो हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I dt। कैसे? शुरू वहीं से होता है, वही इंस्टेंटेनियस फॉर्म से आपका शुरू होगा और उसी को अपने यहां पे लेके आते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, जैसे स्ट्रेट लाइन में शुरुआत वहीं से होती है, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन कह रहा हूं, बाकी कई चैप्टर में है। तो Q इज इक्वल टू I dt। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q इज इक्वल टू I dt? तो सिंपल इसका मीनिंग है एरिया अंडर, ध्यान दीजिएगा, एरिया अंडर I वर्सेस T कर्व क्या देता है? एरिया अंडर I वर्सेस T कर्व क्या देता है? भाई आप जिस टाइम से लेके जिस टाइम के बीच में, यानी जिस भी टाइम इंटरवल के बीच में आप एरिया निकाल रहे हैं कि आपका I वर्सेस T कर्व का, वो उस पर्टिकुलर इंटरवल में कितना चार्ज भाग के गया वो आपको दे देगा। ठीक, तो स्लोप क्या देता है भैया? Q वर्सेस T का करंट, और एरिया अंडर द IT कर्व क्या देता है? चार्ज। और कितना चार्ज? जिस रेंज का आप एरिया निकाल रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी लिमिट है 0 से 2 सेकंड कर्व के ऊपर, तो आप 0 से 2 सेकंड का ही चार्ज फाइंड करेंगे। अगर 0 से 4 तो 0 से 4 का ही, अगर 4 से 6 कहा तो उसी रेंज का। तो वो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा किस रेंज में पूछा है। चलिए, तो ये तो हो गया इसका इंस्टेंटेनियस एंड उसका एरिया वाला जो फॉर्म है उसको हमने यूज किया। अब उसके एवरेज फॉर्म को किस तरह से यूज करेंगे? तो वो है Q by T। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां पर इधर देखिएगा, एक सर्कुलर ट्रैक है, वहां पर Q चार्ज है जो फ्लो कर रहा है। Q चार्ज मतलब वायर है मान लीजिए इस तरह से, या जो आपका चार्ज का पैसेज है वहां पे चार्ज भाग रहा है, और उसका जो रेडियस है मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक का वो r है, और जिस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी। जनरली क्या है, बाकी चैप्टर्स में भी एंगुलर वेलोसिटी बहुत यूज होता है, इसीलिए मैं फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में दे रहा हूं। तो जब कोई सर्कल के ऊपर चार्ज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से भागे, ठीक है, तो वो कितना करंट पैदा करता है, तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके एवरेज फॉर्म से निकलेगा। तो एवरेज फॉर्म कहता है भाई सिंपल Q
डिवाइडेड बाय टी, या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल। अब क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो हम क्या करेंगे, हम उस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को यूज करके करंट निकाल रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई? चार्ज तो क्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब टाइम कैसे निकालेंगे? तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है और बार बार वो परपेचुअली उसी सर्कल पे कांस्टेंट ओमेगा से घूमे जा रहा है, तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? ध्यान दीजिएगा, क्यू बाय टी। तो टी मैं लिख रहा हूं, वो डेल्टा टी जो इंटरवल है वो लिख रहा हूं। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय टी। तो टी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। क्या होगा भाई? 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसी को उठा के यहां पे हम टी की जगह पे पुट कर देते हैं। जैसे ही टी की जगह पुट करेंगे ये बन जाएगा 2 पाई, और ओमेगा पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आई जो अपने को मिल जाएगा, एवरेज करंट जो कह लीजिए यहां पे अपने को मिल जाएगा, वो हो जाएगा क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। अच्छा, इसी में अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में करना है तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख लीजिए। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने क्या दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा। चार्ज, क्यू का मतलब है टोटल चार्ज। चलिए, दिस वाज इलेक्ट्रिक करंट। फिर से वार्निंग पे ध्यान दे दीजिए, दिस इज फॉर्मूला शीट डिस्कशन। इसका कोई चैप्टर के डिटेल डिस्कशन से लेना देना नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके लिए हमें बहुत टाइम लेना पड़ेगा। दिस चैप्टर कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत कुछ है इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, आलतू फालतू बातें ना बोलते हुए। तो नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मूला है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक। और जैसा मैंने कहा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कोई चैप्टर अगर 3 से 5 क्वेश्चन बेयर करता है तो इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है समझेंगे। देखिए, जब भी कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी लेटाइस होगा। लेटाइस का मतलब क्या है? पॉजिटिव आयंस जो हैं, भारी वाले, जो भारी जो आयंस होंगे, जो भाग नहीं रहे, वो जो लेटाइस में वहां बैठे हुए हैं, उनको हम लेटाइस कह रहे हैं। तो लेटाइस है मान लीजिए, और वहां पे इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे इधर उधर, अभी कोई बैटरी नहीं लगाई, नथिंग वी हैव कनेक्टेड, ठीक है, नॉर्मल एक कंडक्टर है। ये वाले केस को देखिए, ये वाले को, और इलेक्ट्रॉन इधर होके बावले होके यहां वहां लेटाइस से टकरा रहे हैं, कभी सरफेस से टकरा रहे हैं, कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जा रहे हैं। तो जो नेट वेलोसिटी या नेट डिस्प्लेसमेंट वहां प्रोड्यूस हो रहा है उन चार्जेस का, वो जीरो है। और ऐसा होने की वजह से, नेट वेलोसिटी कह लीजिए या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए जीरो होने की वजह से, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा? बिकॉज व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो वो है ही नहीं। तो अब वो किस तरीके से करंट जनरेट होगा, किस तरीके से करंट पैदा होगा? तो क्या किया, एक बैटरी लगा दी। बैटरी क्या करेगी? वो कंडक्टर के इस वाले साइड को, ये वाले साइड को पॉजिटिवली और ये वाले साइड को नेगेटिव, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगी। और पोटेंशियल डिफरेंस विल गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी और वो जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्यों भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं, F इक्वल टू क्या होता है? QE। और ध्यान दीजिए, चार्ज अगर नेगेटिव हो तो फोर्स और फील्ड एंटी पैरेलल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पूरी भीड़ बना के ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग जाएंगे। अभी भी उन्हें मोशन नहीं कह रहे हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ड्रिफ्ट? बिकॉज अभी भी लेटाइस तो है ही। तो वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड उनको कंपेल कर रही होगी सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, तो लेटाइस तो अभी भी है, तो टकरा के यहां, टकरा के यहां, टकरा, मतलब ऐसा है टकरा कहीं और जाना चाह रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेल कर रही है। तो आप जब सो के उठते हैं सुबह और आपको बोला जाए जा बेटा नहा ले, और आप ना जाएं और पीछे से मम्मी बार बार चिल्लाए कि जा, आप उधर जा रहे हो, फिर चिल्लाए, फिर आप बाथरूम की तरफ चले, तो ये जो मोशन है इसको ड्रिफ्टिंग कह रहे हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब समझ रहे होंगे, मोशन और ड्रिफ्ट में डिफरेंस है, ठीक। तो ड्रिफ्ट यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एक मिनट, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एनसीईआरटी में आधा पेज यूज करके पूरा डिराइव किया हुआ है, यानी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू, सॉरी डी सबस्क्रिप्ट में रहेगा, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा VD। फॉर्मूला है EE बाय M इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसमें E का मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, छोटा वाला E जो है वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है भाई? रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आया और वो एक पर्टिकुलर या तो किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा गया या लेटाइस से टकरा गया, और टकराने के बाद अब जब वो दूसरे, मतलब अब घड़ी शुरू कर दी, एक कोलिजन हो चुका है, अब वो जाएगा दूसरे से टकराने, तो एक से जाके दूसरे से जब वो टकराने जाएगा तो वो सक्सेसिव टाइम गैप जो है हर इलेक्ट्रॉन का T1 T2 T3 अलग अलग होगा, सबको जोड़ा और एवरेज निकाल दिया, उसको बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। सिंपल डेफिनेशन, द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रॉन इज रिलैक्स्ड
बिफोर द कोलिजन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, सिंपल डेफिनेशन। ठीक, तो ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से और भी चीजें निकल के आती हैं, कैसे उसको देखिएगा। तो यहाँ पे एक और फैक्टर है कंडक्टर के लिए जो मतलब जिसको डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने बाजू में लिख रखा है, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, ये वाला। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये है ई बाय एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाय ई, तो फॉर्मूला बन जाएगा ई टाउ बाय एम। यानी मोबिलिटी जो है, ध्यान दीजिए, मोबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज ऊपर नीचे कट गई, तो ये उसका फॉर्मूला जो मोबिलिटी का है म्यू इज, ये इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन वी हैव सीन मोबिलिटी। चलिए, उसके बाद अब हम इसी कंडक्टर के अंदर कोई ये जो कंडक्टर है, ये वाला जो कंडक्टर है, उसमें जो करंट जनरेट हो रहा है वो करंट को लिख रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला होता है NEAVD। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इनकॉर्पोरेट करके कैसे फॉर्मूला लिखते हैं वो मैंने लिखा। इसमें n का मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भीड़। वो जो नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है, व्हाट इज दिस? नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज दिस? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो याद होगा, फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया है, इधर जो मैंने रंग दिया जिसे, वो बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये अपना ए है। ठीक, अब यहां जो करंट लिखा गया है वो है I इज इक्वल टू NEAVD, यानी N नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, इसी रिजल्ट से एक और क्वांटिटी निकल के आती है जिसको बोलते हैं जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अगर आप देखें तो बुक्स के अंदर भतेरे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, टेस्ट सीरीज में डरा डरा के अजीब अजीब चीज दिखाई जाएंगी, बिकॉज पढ़ाते टाइम तो आदमी डेप्थ में जा सकता है ना। ठीक है, लेकिन अभी वो पर्पस नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर कंटेंट को देखें तो जे का जितना इंपॉर्टेंस है उस पर बात करते हैं। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जिस फ्लो में जहां करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है उस एरिया को यहां पर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, ऊपर जो फॉर्मूला था उसमें NEAVD वाज द फॉर्मूला फॉर I, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा, उसको नीचे एरिया से डिवाइड कर दीजिए, ए से ए कट जाएगा, तो जे बचेगा NEVD। क्या बचेगा भाई? NEVD। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो मैं बॉक्स में डालता चल रहा हूं, जो हमें याद करने हैं इस पूरे डिस्कशन के। ठीक है, इस पेज पे जितने भी आएंगे। तो ये तो हो गया, चलिए अपना ड्रिफ्ट क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में करंट डेंसिटी। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं इसको, ठीक है, जूम आउट करके, क्योंकि और भी रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। अब जो अभी जो रिजल्ट हमने लिखा जे का, उसी पे बात कर रहे हैं थोड़ा फिर से। तो जे को अपन ने डिफाइन किया भाई NEVD, इधर देखिएगा, बड़ा लिखूंगा, यहां पे छोटा, ठीक है, NEVD जे है। अच्छा, अब VD का फॉर्मूला क्या था? तो हम उसको लिख चुके हैं भाई, NEVD की जगह पे हम पुट कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूला को। देखिए यहां से जो उठा के ये वाला फॉर्मूला, उसको लिखेंगे EE/m इंटू टाउ। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय M मल्टीप्लाइड बाय E। ध्यान से देखिए, मैंने मल्टीप्लाई भी किया और रीअरेंज भी किया। अच्छा सर, आप डिराइव क्यों कर रहे हो, फॉर्मूला क्यों लिख दिया? अबे डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, नहीं ये फॉर्मूला है। तो J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। अब देखिए, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको बोलते हैं सिग्मा। ये जो N सिग्मा मतलब क्या? कंडक्टिविटी। क्या है भाई? कंडक्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है NE स्क्वायर टाउ बाय M। What is n? स्मॉल n का मतलब क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर स्क्वायर में है। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्फिडेंस है भाई, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी आपसे। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब ये जो फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है, इसके साथ मैं वेक्टर लगा दे रहा हूं, बिकॉज करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिग्मा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट इज द कंडक्टिविटी। कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अब देखते हैं अभी उसी बात को। कहीं ना कहीं क्या अच्छा खासा एक टॉपिक है पूरा। तो ये जो है इसको बोलते हैं अपने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है ये? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हट रहा हूं मैं, 1 मिनट रुकिएगा, लिख लूं पहले। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या इसका दूसरा नाम भी होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोला भाई? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म विच कैन नॉट बी मेजर्ड फ्रॉम अ एक्सटर्नल डिवाइस। आप इसको एक्सटर्नल डिवाइस से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा इंटू ई वेक्टर। जे का मतलब है करंट डेंसिटी, सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। अच्छा, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपने पता कर लेते हैं, तो जे वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो वो हम देख के पता कर लेंगे भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। देखिए ना, यहां ये जो कंडक्टर था, ये वाला जो कंडक्टर था, उसमें फील्ड कहां से कहां थी? पॉजिटिव से देखिए नेगेटिव तक। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके अगेंस्ट जा रहे थे। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट करंट पैदा होता है। ठीक है, तो यहां जो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर आया। जे इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हर एक रिजल्ट यहां पे जो लिखा है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार तो एआईपीएमटी का बहुत पहले का पेपर देखा, उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने टेबल बना के दे दिए दो साइड पे, इधर से इधर जोड़ दो, बस फॉर्मूला रट के आओ और जोड़ दो, 4 मार्क लेके जाओ। ठीक, लेकिन अगर वही है, नहीं याद रहा, तो हो गया कांड। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये जो फॉर्म अपने ने लिखा, इससे हमें जो क्वांटिटी मिली है उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और इससे एक और चीज निकाल के लाते हैं। क्या निकाल के लाएंगे, सुनेंगे ध्यान से। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो निकाली चीज, उसको मैं लिख रहा हूं, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक भाई, अच्छा, तो ये जो J है, व्हाट इज दिस? दिस इज करंट डेंसिटी, तो इसको लिख सकते हैं अपने I बाय A। करंट डेंसिटी क्या होता है? I बाय A। और सिग्मा क्या है? N E स्क्वायर टाउ बाय M। क्या है भाई? N E स्क्वायर, या इसको सिग्मा के फॉर्म में ही छोड़ दो अभी। ठीक है, इसको सिग्मा के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं अभी, सिग्मा रहने दो। और E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। क्या बोल सकते हैं भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो कंडक्टर है, यहां पर ये जो कंडक्टर है, ये वाला जो पोर्शन है, देखिएगा, ये जो कंडक्टर है, इसमें यहां और यहां ये दोनों एंड्स बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस पैदा हो रहा है वो है V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये जहां से यहां तक जो लेंथ है अपना D, अगर उससे डिवाइड कर दें, या L लिख देते हैं, चलिए L भी सही रहेगा, है ना। जनरली एनसीईआरटी में L है, इसीलिए चलिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, D L इससे क्या। ठीक, तो यहां पे मैं हटा रहा हूं इसको, और अपने इसकी जगह पे लिख देते हैं L। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अपॉन द सेपरेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। V बाय L लिख दिया। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, अगर इधर उधर ले जाएं, तो आप देखिएगा V इज इक्वल टू क्या आने वाला है? V इज इक्वल टू क्या आने वाला है? तो वो आएगा, I मैंने अलग रख लिया है, ठीक है, बाकी मैं सब उधर ही भेज रहा हूं। तो क्या मिलेगा, देखिए, L बाय A और 1 बाय सिग्मा। किस तरह से रीअरेंज किया, ध्यान से देखिएगा। मैंने V को एक ही जगह छोड़ा, बाकी सब वहां भेज डाला। तो सिग्मा जब जाएगा उधर तो 1 बाय सिग्मा हो जाएगा, L मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, व्हाट इज 1 बाय सिग्मा? तो उसको बोलते हैं रॉ। 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई इसको? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। देखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम लिख दें दोबारा, रॉ L बाय A इंटू I, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो रॉ L बाय A वाला फॉर्म है, दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। तो उसको बोलेंगे V इज इक्वल टू IR विच इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं भाई? ओम्स लॉ। और अदर, क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने वेक्टर फॉर्म देखा, तो ये है स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बट जनरली इसी को अपने ओम्स लॉ कहते हैं, वेयर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ R इज इक्वल टू क्या है भाई? रॉ L बाय A विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ध्यान से देखिएगा, रॉ किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। L और A किसकी प्रॉपर्टी है भाई? डायमेंशन की। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं और कोई फैक्टर इनमें नहीं अफेक्ट करेगा, सिर्फ रॉ मटेरियल की नहीं, टेम्परेचर की भी प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी मान लेते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा खास चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो V इज इक्वल टू IR, V इज द वोल्टेज, I इज द करंट, एंड दिस इज द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। का भैया? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बड़ा, जो आप बाहर के डिवाइसेस से मेजर कर सकते हो। ठीक, तो ये पूरा डिस्कशन देखिए शुरू कहां से हुआ था। हमने बात की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से शुरुआत की, लेटाइस के बारे में बात किया, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया, मोबिलिटी को डिफाइन किया, देन वी डिफाइंड करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जो आपका नंबर डेंसिटी है, उसके बाद हमने उससे करंट डेंसिटी निकाला J NeVd, और देन फिर हम थोड़ा आगे गए, फिर हमने NeVd से शुरुआत की, और देन वी हैव डिराइव्ड दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ विच इज J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर। और इसमें सिग्मा क्या है भाई? वो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला है Ne स्क्वायर टाउ।
और इसी के फिर आगे गए अपने, और यहां से अपने ये वेक्टर फॉर्म से अपने क्या निकाल के लाए हैं, स्केलर फॉर्म। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये वेक्टर फॉर्म होता है, ऊपर लगा दे रहा हूं मैं वेक्टर, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखेंगे J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो जो डायरेक्शन करंट डेंसिटी का है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, या जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का। ठीक, अच्छा चलिए, तो V इक्वल टू आई आर हो गया, इसमें R मिल गया। अब मुझे बताइए सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, कंडक्टिविटी क्या था, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कहा कि भैया रॉ इज 1 बाय सिग्मा, तो इसको पलट के लिख दीजिए m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, याद रखेंगे इसको भी। इसमें m क्या है, फिर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर डेंसिटी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, ठीक है, क्या है ये, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट। अब आ गए अपने ओम्स लॉ पे, ठीक है, ओम्स लॉ पे आ चुके हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें एक बात और है, करंट के डायरेक्शन का पॉइंट जो था वो आई थिंक बोलना रह गया है फॉर्मूला शीट में। क्या करें भाई, इंसान एक्सप्लेन करने का, इंसान की आदत है भयंकर एक्सप्लेन करने की, बट अभी सिर्फ किस पे डिस्कशन है, फॉर्मूला शीट। इसलिए लाल कलर, ये लाल कलर से आपके लिए लिख के नहीं लाया हूं, मेरे लिए लिख के लाया हूं, ताकि मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर सकूं कि नहीं भैया पढ़ानो नहीं है, समझानो है। तो चलिए अब इसी में एक पॉइंट में यहां पर, यही करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो किया तो वही मुझे बता देना था, बट कोई नहीं, अभी बताता हूं। देखिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अगेंस्ट करंट पैदा करते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अगेंस्ट करंट पैदा करते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागे करंट भी उसी डायरेक्शन में पैदा होता है। क्या भैया समझे इस बात को, ये खाली कन्वेंशन है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अगेंस्ट अपन मानते हैं करंट फ्लो हो रहा है, या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागता है उसी सेम डायरेक्शन में अपने मानते हैं कि करंट भी पैदा हो रहा है। तो नेगेटिव इधर भागा तो करंट यहां मान, और पॉजिटिव इधर भागा तो करंट भी इधर ही मान। ठीक, सिंपल सी बात, बट बोलना जरूरी था, डिस्कशन कर ही रहे हैं तो चलो। अब ओम्स लॉ पे आए भैया। ओम्स लॉ क्या होता है, सिंपल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R इनटू I, एंड R का मतलब रेजिस्टेंस विच इज स्लोप ऑफ V वर्सेस I कर्व। ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ V वर्सेस I कर्व इज व्हाट, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ L बाय A। एक मिनट रुकिएगा, डिफरेंट, हाँ चलिए यहीं पे लिखेंगे। तो R जो है वो क्या है, रॉ L बाय A। इसमें रॉ क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अभी हम मान के चलते हैं किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, बट कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, इसके बाद वाला टॉपिक ही वही है। ठीक, तो R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A, इसमें L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। याद होगा ऊपर अपने ने कंडक्टर लिया था इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का, और यहां पे ये जो था वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये जो था वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, और यहां पे क्वांटिटी थी नंबर डेंसिटी, वो उसके अंदर है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी पे हैं, अब वो क्वांटिटीज हैं जो बाहर से मेजर हो सकती है, मेजरेबल है, ठीक है, उस पर फोकस है। तो R है रॉ L बाय A, और जो मटीरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक मटीरियल, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। मतलब जब आप उनके V वर्सेस I कर्व को प्लॉट करेंगे तो वो मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनता है, थोड़ा बहुत इधर उधर डिविएट होता है, बट निगलेक्ट मार देते हैं, चलेगा। तो उसको बोल रहे हैं ओमिक मटेरियल। एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी में निक्रोम एंड क्रोम, आपका कॉपर, निक्रोम एंड कॉपर, निक्रोम क्या है, एलॉय है, ठीक है। तो यहां पे ये जो V वर्सेस I का अपन ने कर्व बना रखा है, इसमें ध्यान दीजिएगा ये है थीटा, और इसी को अपने अगर स्लोप लिखना चाहते हैं तो वो tan थीटा, एंड स्लोप ऑफ दिस कर्व इज रेजिस्टेंस। और वो किसकी प्रॉपर्टी है, क्या वो सर्किट की प्रॉपर्टी है, बैटरी की प्रॉपर्टी है, वो नहीं, वो किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता जब तक आप उसके मटेरियल या डायमेंशन या काफी हद तक टेम्परेचर को ना छेड़ दें, ठीक। तो ये जो है ओमिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो ओम्स लॉ फॉलो करें और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। V वर्सेस I कर्व का जो स्लोप निकलेगा वो अपने को रेजिस्टेंस देता है। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं, मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए I वर्सेस V का कर्व दे देते हैं। क्या देते हैं भाई, I वर्सेस V। तो स्लोप ऑफ
V वर्सेस I कर्व है देना भाई, V वर्सेस y एक्सिस पे V, x एक्सिस पे I, इनका स्लोप है तो उसको R कह रहे हैं। बट अगर यहां पे I होता, V की जगह पे I होता और यहां पे V होता तो हमें क्या मिलता, R मिलता या 1/R मिलता, 1/R मिलता। छोटी सी बात, बट एंड मोमेंट पे आके लास्ट वीक में अगर याद रहे तो भैया पेपर में कांड नहीं होगा, नहीं तो घर जाके सर फोड़ने का मन करे। चलिए, तो नॉन ओमिक मेटल कौन से हैं जिनका V वर्सेस I कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बनता? एनसीईआरटी के अंदर डायोड के फॉर्म में एग्जांपल दे रखा है, डायोड सेमीकंडक्टर में आता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसका, ध्यान से देखेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहां पे हम रेजिस्टेंस नहीं, एक और चीज निकालते हैं, उसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई? डायनामिक रेजिस्टेंस। ये आप सेमीकंडक्टर वाले में जब मैं अभी फॉर्मूला शीट डिस्कस करूंगा उसकी, तब आप देखेंगे। ठीक, चलो, तो अभी इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे ही थोड़ी चर्चा करेंगे अपने। मैं जूम आउट कर रहा हूं ताकि अपने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे ही थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आइए रेजिस्टेंस के आपके डिफरेंट फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, बिकॉज आप 2024 का देखिए पेपर, 23 का देखिए, उससे जस्ट पहले देखिए, हर बार एक सवाल है जहां एक वायर लिया, उसको मोड़ के ट्राइंगल बना दिया, काट के 5 पार्ट कर दिए, 10 पार्ट कर दिए, पैरेलल सीरीज नहीं है, फालतू फालतू, एकदम बेसिक। लेकिन वही है कि रिजल्ट आदमी नहीं अगर ध्यान देगा तो हो गया कांड। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखिएगा, मैं यहां पे रेजिस्टेंस के 4 फॉर्मूले लिख रहा हूं। ठीक है, 4 फॉर्मूले, 4 मतलब हैं ही कि सब जुगाड़ बिठा के वहां से लेके आते हैं। तो पहला है रॉ L बाय ए, सिंपल। क्या है? रॉ L बाय ए। जब आप किसी वायर को कट करें, बेंड करें, ठीक है, कट करने का मतलब क्या है? एक वायर ही खींचा ताना नहीं, उसको ना खींचा ना कंप्रेस किया, काट दिया, बस 2 हिस्से कर दिए। तो अगर मान लीजिए ये एक वायर है L लेंथ का, ठीक है, और मैं बोलूं कि मैं इसको ऐसे काट दूं और काट के मैं इसके 2 इक्वल हिस्से कर लूं, तो अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस R था तो दोनों हिस्से का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/2, R/2। कैसे पता? बिकॉज द एरिया विल नॉट बी इंपैक्टेड। जब आप इसको काट देंगे ऐसे तो एरिया क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा ना जो था, चेंज थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब इन दैट केस व्हेन यू आर कटिंग और बेंडिंग, अब बेंडिंग में भी एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मतलब मान लीजिए एक वायर है, ये वायर देखना यहां पर, इस वायर को मैं ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में, मतलब एक ही वायर था जिसका रेजिस्टेंस R है और उसको मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में। तो बताइए तीनों हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होगा? R/3, R/3, R/3। कैसे? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। देखिएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्यों? क्योंकि कट करें, बेंड करें, शेप, अभी मान लो मैं स्क्वायर बना देता तो चारों हिस्से के रेजिस्टेंस R/4, 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 R/4 हो जाता। अगर इक्वल मतलब अब मैं स्क्वायर कह रहा हूं तो ऑब्वियस सबका लेंथ सेम होगा। तो पहला वाला फॉर्मूला कब यूज होता है? व्हेन यू आर कटिंग एंड बेंडिंग द वायर, कि आप उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, उसको हीट करके फैला नहीं दे रहे हैं, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अनअफेक्टेड। और ऑब्वियसली बात है मटेरियल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय कटिंग और बेंडिंग, तो उस केस में रॉ भी कांस्टेंट है, तो हम सिंपली कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, सेकंड फॉर्मूला है रॉ L स्क्वायर बाय V। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच और कंप्रेस। क्या कर रहे हैं भाई? स्ट्रेच और कंप्रेस। अगर आप वायर को खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, देखना भाई स्ट्रेच में ई नहीं है, वो एच का ऐसे बना है, ठीक। तो आप एक वायर को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? खींचने से क्या होगा कि आप उसका एरिया कम कर देंगे। कंप्रेस कर रहे हैं, एरिया बढ़ जाएगा। तो उस केस में एरिया तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो व्हाट इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेड कांस्टेंट? इज द वॉल्यूम। तो किस तरह जुगाड़ बिठाया? ऊपर नीचे लेंथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फॉर्मूला बन गया रॉ L स्क्वायर बाय V, यानी यहां पे मैं कहूंगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। एंड साथ ही साथ में एक पॉइंट और कह रहा हूं, क्या कि जब आप इस तरह का सिचुएशन जनरेट करते हैं तो वहां पे ये क्या हो गया भाई? एक मिनट, कंप्रेस पे लाइन कहां से खिंच गई? चलो छोड़, हटा उसको यार, अभी इस पे फोकस करें। हाँ, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये है कंप्रेस या स्ट्रेच। इस केस में क्या चीज कांस्टेंट है? आप किसी वायर को खींच दें या कंप्रेस कर दें तो क्या कांस्टेंट रहेगा? तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बिना किसी दिक्कत के सिंपल ये कह सकता हूं कि भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। यानी अगर मैं किसी वायर को मान लीजिए खींच रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं उस नई वायर लाके जोड़ नहीं दे रहा हूं या कट नहीं कर रहा हूं या बेंड नहीं कर रहा हूं, खींच रहा हूं। अब खींचूंगा मैं, मान ले, तो मैंने उसकी लेंथ L थी, रेजिस्टेंस R था। ध्यान देना, उसकी लेंथ L थी, रेजिस्टेंस R था। उसको खींचा और लेंथ 2 गुना कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या रेजिस्टेंस 2 गुना होगा पहले वाले फॉर्मूला से? नहीं,
रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो जब भी आप कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे हीटिंग करके, चाहे मैकेनिकली खींच कर, कैसे भी आप उसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, तो एरिया भी अफेक्टेड है। इन दैट केस द क्वांटिटी विच रिमेन सेम इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, सो यू कैन कंसीडर द वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट। इसलिए इसका मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। और इसी का एक और वर्जन होता है, दैट वर्जन आई एम राइटिंग हियर, दैट इज रॉ V by A स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। मान लीजिए अब उसने लेंथ पे कमेंट ही नहीं किया है, सिर्फ एरिया पे कमेंट किया है, तो अब क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले वाले फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो वहां पे एरिया स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी को थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमने सिलेंड्रिकल वायर लिया था, तो मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो जब मैं उस एरिया को पुट करूंगा तो वो बन जाएगा पाई स्क्वायर ए रेज टू पावर 4। क्या भाई? पाई स्क्वायर ए रेज टू पावर 4। और ध्यान दीजिए जो रेजिस्टेंस है, अरे एक मिनट, ए कहां लिख दिया, ए कहां लिख दिया, ए नहीं, रेडियस बोल रहा हूं मैं, उसको मैं ए लिख रहा हूं, कोई नहीं, चलिए। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रॉ वी अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। क्या भाई? वी अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। क्या किया, वो एरिया की जगह पे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया। तो ए स्क्वायर की जगह पे, भाई अपने ने तो ए स्क्वायर की जगह पे पुट किया था, तो उसका एरिया का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 बन गया। यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। यानी रेडियस, अगर वो सिलेंड्रिकल वायर है तो उसके रेडियस के 4th पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए कि सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला कट या बेंड में यूज होगा, बाकी जो तीनों फॉर्मूले हैं वो किस में यूज होंगे, स्ट्रेच और कंप्रेस में। व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द वायर, इन दैट केस दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। मेक सेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या भाई? टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, कि कैसे आपका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं, एक है अपना कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अब ये तीनों जो मटेरियल हैं एनसीईआरटी के हिसाब से 2 पैराग्राफ में इनको डिवाइड किया था। ठीक है, तो मैं भी उसी पे फोकस करने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और क्या लेंगे। तो हमारे पास जो फोकस अभी है उसी पे बनाते हैं बात। क्या है देखिए, बाजू में मैं लिख रहा हूं, रॉ का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज रॉ, तो उसका फॉर्मूला है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। एक मिनट मैं दिखा देता हूं, ऐसा लगे, हाँ ये देख, ये दिख रहा है रॉ का फॉर्मूला। देख, अपने ने सिग्मा निकाला था कंडक्टिविटी, उसी का रेसिप्रोकल ले ले, क्या मिल जाएगा, बोल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ये उसका फॉर्मूला है। चलिए इसी को यूज करने वाले हैं अपने, तो इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख दिया मैंने। और अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, उसने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को, ठीक है एक मिनट पूरा लिख लेने दीजिए, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को, समझ जाइए, ये 2 अलग कैटेगरी बांट दिया उसने, इसको 2 अलग कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि 3 कैटेगरी है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये नहीं बोला। उसने कंडक्टर को एक जगह रखा और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को अलग जगह रखा। अब उसके हिसाब से अपने इस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पे वैसे इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर का कोई खास डिपेंडेंसी होता नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर का कोई खास डिपेंडेंसी होता नहीं है, बट फिर भी इफ यू आर कंसिडरिंग इट, तो एनसीईआरटी ने जो बोला है भैया मैं वहीं जानने वाला हूं, मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना। देखो, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी में 3 कर्व हैं आपके पास, ये पहला, और ये एनसीईआरटी का है और ये आया हुआ सवाल है भाई एनसीईआरटी, और वो एनटीए के सिलेबस में भी अलग से लिखा हुआ है, डिफरेंट कर्व्स। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देख, तो यहां पे रॉ वर्सेस टी का कर्व है, यानी रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। इस केस में आप देखेंगे तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, देख बढ़ रही है, कंसिडरेबली बढ़ रही है। किसका कर्व है, ये कॉपर का। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में दिखा रहा हूं इसीलिए कि ये जब एक दिन पहले जाना, ये पूरा सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगे धड़ाधड़ एक सीक्वेंस में देखना और निकल लेना नीट देने अगले दिन। ठीक, सोना बढ़िया से, लेकिन भैया उस दिन एक दिन पहले। तो चलिए रॉ वर्सेस टी का कर्व, इसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, और देखिए किस तरह से बढ़ रही है, ये उसका शेप है। ठीक, यहां पे ये बाजू में है निक्रोम। निक्रोम क्या है, एलॉय। इसका जो डिपेंडेंसी है, सॉरी जो सेकंड वाले का डिपेंडेंसी है उसको देख, वो टेम्परेचर पे लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियर रिलेशन है। और ये निक्रोम क्या है, ऐसी मैंगनीन होता है, ठीक है, टंगस्टन है, ये सब क्या है, ये एलॉयज हैं। इनको क्यों यूज करते हैं, बिकॉज अब मान लीजिए घर में हमने वायर लगाया और वो वायर कुछ दिन बाद उसका रेजिस्टेंस बदल गया, उसकी रेजिस्टिविटी बदल गई, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। फिर होता है बहुत साल वायरिंग घर की 10 साल 15 साल हो जाए तो वायरिंग चेंज करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज है, कोरोजन भी फैक्टर है, मेल्ट बहुत कुछ आता है उसमें। ठीक, तो ये 3 कर्व हैं, इन दोनों कर्व में निक्रोम एंड कॉपर,
इनको अगर आप देखें बेसिकली दे आर कंडक्टर्स, तो इनके अंदर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर को देखिए, जिसको हम इंसुलेटर के साथ कपल कर देंगे, इंसुलेटर ज्यादा उसमें डीप मतलब नहीं मान सकते, एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे आप देखेंगे थर्ड वाला जो कर्व है इसमें सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इट इज डिक्रीजिंग। अच्छा, किस बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं? तो जो ऊपर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ऊपर फॉर्मूला देखिए ये वाला, इसमें मैं जिस फैक्टर के बेसिस पे ये इसको लॉजिक दिया है खाली वही लिखूंगा और फिर इसके मैथमेटिकल जो आपके दो फॉर्मूलेज हैं उस पे आ जाता हूं। तो कंडक्टर के केस में उन्होंने बोला कि भाई आप n की चिंता मत करो, डोंट थिंक अबाउट n। वैसे भी इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? m कांस्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n कांस्टेंट नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा? नहीं भाई, इट कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग। वही तो बात हो रही है, टेम्परेचर की तो बात हो रही है भैया, हीट कर रहे हैं, डायमेंशन और मटेरियल की थोड़ी, अब तो बात ही उसकी हो रही है, हीटिंग इफेक्ट ले रहे हैं। तो हीट करेंगे तो वो जो आपका उसका जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो देखना है। तो रॉ इज दिस, इसमें m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हैं? n और टाउ। व्हाट इज n? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज टाउ? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं इन्हीं के ऊपर अपना डिस्कशन है। देखिए, तो यहां कंडक्टर के केस में नंबर डेंसिटी पहले से इतनी ज्यादा होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो भीड़ बहुत ज्यादा खास बढ़ती नहीं है। तो यहां जिस पर्टिकुलर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आंसर करते हैं उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में किसके बेसिस पे आंसर करेंगे? तो यहां n के बेसिस पे आंसर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। क्यों? अरे भैया तुम टेम्परेचर देखो, n तो वैसे भी कंडक्टर में बहुत ज्यादा है, चेंज नहीं हो रहा, तो अब बात किस पे है? टाउ पे। जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बावले हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा। तो वो जो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में जाने में जितनी देर वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स था, अब वो टाइम कम हो जाएगा क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गई। तो जब टाउ बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉरी जब टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ कम हो गया। सुना भाई, टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो किसी कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, इसीलिए उसका रिलेशन यहां पे देखना। रिलेशन ये है रॉ इज इक्वल टू रॉ नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये वही 11th क्लास में जो आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक्सपेंशन वाला पार्ट होता है, सेम उसी एक्सप्रेशन से लिख देते हैं, बट अभी लॉ पे टाइम पास नहीं करना है। अच्छा, इसमें रॉ नॉट क्या है? जिस रेफरेंस टेम्परेचर से आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया है, उस रेफरेंस के ऊपर जो रेजिस्टिविटी है उसको कह रहे हैं रॉ नॉट। रॉ नॉट का मतलब ये नहीं कि वो जीरो टेम्परेचर पे, जीरो मतलब वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, ऐसा नहीं है भाई। वो तो रॉ नॉट है रेफरेंस टेम्परेचर पे, जहां से कहानी शुरू कर रहे हैं या जहां पे रेजिस्टिविटी इनिशियली गिवन है। ठीक, अब डेल्टा टी क्या है? व्हाट इज डेल्टा टी? तो ये है टेम्परेचर डिफरेंस, कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर से, जिस इनिशियल टेम्परेचर से आप फाइनल तक लेके जा रहे हैं, उस राइज की बात कर रहा है। अच्छा, तो टेम्परेचर का यूनिट मान ले डिग्री सेल्सियस है, तो एक फैक्टर यहां पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले को रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहां पे जैसे इसी को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना बाजू में, इसी फॉर्मूले को बाजू में, मतलब यहां देखना, इसी फॉर्मूले को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एग्जैक्ट सेम रिलेशन है। क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉ। भाई R का फॉर्मूला याद कर क्या था? रॉ L बाय A, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रॉ L बाय A। अच्छा, अब टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ और एरिया में कोई खास चेंज नहीं आया, इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी का रिलेटिव चेंज होगा वही रेजिस्टेंस का भी रिलेटिव चेंज होगा। इसीलिए ये दोनों फॉर्मूले डेवलप हुए। इस बात को सिर्फ सुन ले, ठीक है, बाकी तो यहीं पे काम आएगा, जो रिजल्ट है उसी से काम आएगा। तो रेजिस्टिविटी इज रॉ नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी एंड R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सेम वही अल्फा है, कोई चेंज नहीं होता। इसी अल्फा को अपने बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और सामने मल्टीप्लाई किया डेल्टा टी। अच्छा, यूनिट वाइज ये होता है पर डिग्री सेल्सियस। क्या होता है भाई? 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि खुद सोचिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायमेंशन लेस मिलना चाहिए, तभी तो 1 के साथ जोड़ पाएंगे भाई उस फॉर्मूला में, तभी तो जोड़ पाएंगे ना। तो यहां पे ये पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें R नॉट और रॉ नॉट क्या है? दीज आर इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक, जिस टेम्परेचर से शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन को, या जहां से डेल्टा टी आपको गिवन है। अच्छा, ये तो हो गया इसकी बात। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन इसमें एक रिजल्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉर एल्फा। एल्फा का रिजल्ट देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, उसको अपन कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, मेरे पीछे छुप गया है क्या? रुकिए, हाँ रुकिए 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 रुकिए, देखना भाई। तो मैं एल्फा लिख रहा हूं। अब एल्फा क्या है ध्यान से देखना, एल्फा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, उसी से आता, उसी से ऊपर वाले से निकाल के लेके आ सकते हो, सेम।
तो अल्फा अगर आप इस वाले फॉर्मूला से अल्फा निकाल के लाओगे या रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला से अल्फा निकाल के लाओगे तो रिजल्ट क्या होगा देखना। यहां पे अल्फा लिख रहा हूं, रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूला से अल्फा निकाल के लाया उसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। वो है डेल्टा रॉ बाय रॉ नॉट इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा? ये फॉर्मूला देख क्या है, ये लाल रंग, ये देख व्हाट इज अल्फा? डेल्टा रॉ बाय रॉ नॉट इंटू डेल्टा टी। भाई ये तो आप डायरेक्ट यूज, ये फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट यूज कर लोगे, लेकिन जो उसके नीचे अभी लाल कलर का बॉक्स में डाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 बार पूछा हुआ है। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रॉ बाय रॉ नॉट इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा रॉ? चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर दिया तो डेल्टा रॉ का रेजिस्टिविटी चेंज हुआ। सेम फॉर्मूले को दोबारा अल्फा को देख मैं लिख रहा हूं, किस तरह से उसको देखना, आई कैन राइट इट एज डेल्टा आर बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। एक ही बात है भैया, बस ये समझने वाली बात है कि यहां पे अपने को रेजिस्टिविटी का चेंज और टेम्परेचर का चेंज दिया है, यहां ये वाले फॉर्मूले में रेजिस्टेंस का चेंज, इनिशियल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर चेंज दिया है। मैंने कहा ना दोनों का रिलेशन सेम है, लीनियर रिलेशन है। रेजिस्टिविटी भी लीनियर बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी लीनियरली बढ़ेगा। तो हम वैसे किसको एग्जांपल पे लेके चल रहे हैं? निक्रोम को, बिकॉज आपने देखा ना इससे पहले वाला जो था कॉपर वाला, उसका वेरिएशन लीनियर नहीं है। हाँ, नेग्लेक्ट मार सकते हैं जहां कर्वेचर है, बट बेसिकली इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये हुई बात कंडक्टर की। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में क्या होगा? तो वहां पे टाउ पे चर्चा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, ध्यान दीजिए, जब आप किसी सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, when you will be heating a semiconductor, तो उस केस में क्या होगा, what will happen? ठीक है, एक मिनट, हाँ थोड़ा जूम आउट किया मैंने ताकि एक जगह सब कुछ दिखे बस। तो अगर किसी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में ऐसा हो रहा है मान लीजिए, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ावेंगे, टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है। क्या भैया समझ आए इस बात को? सिर्फ वही है, इस वाले पार्ट में सिर्फ फैक्ट था, ये वाले पार्ट में सिर्फ फैक्ट था, इसमें फॉर्मूले थे जो यहां पे नहीं लिख दिए। तो जो बोर्ड पे लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंसी का हर एक फॉर्मूला यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात है, इतना थोड़ी डिस्कशन करने बैठेंगे कि ये बढ़ा वो बढ़ा, ये तो आपके समझने के लिए था कि क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर कर पाए। मैं सिंपल कहता हूं, अपने ने थोड़ी देर पहले एक चीज को देखा जिसको हमने बोला टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोला भाई? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब उस केस में फॉर अ कंडक्टर सिंपल लॉजिक दे दो, फॉर अ कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव और फॉर एन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव। एक्चुअली इंसुलेटर के लिए अल्फा जो होता है वो एकदम नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है, एक तरह से वो क्या बोलते हैं जीरो ही हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसा एनसीईआरटी ने बोला है, मुझे कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना, उसी पे फोकस कर। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव होने से क्या होगा, इस फॉर्मूले को देख, इसको देख, ये वाले को देख, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या है, नेगेटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, तो 4 ऑप्शन देके किसी ने पूछ लिया, सिलिकॉन ऐसा एक सेमीकंडक्टर दे दिया और बोला कि इनमें से बता किसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, तो ढूंढ ले कि वो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडक्टर दे दिया, 1 इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर दे दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है अपना सर्किट थ्योरी। अब सर्किट थ्योरी के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान दीजिए, ऑब्वियस ही बात है कि आई कैन नॉट टेक ईच एंड एवरी पार्ट फॉर अ सर्किट में, बहुत कुछ है भाई, ठीक है, हम सीरीज पैरेलल नहीं यहां पे खेलने बैठ सकते, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम सर्किट थ्योरी के अंदर वो बातों पे फोकस करने वाले हैं विच आर डायरेक्ट, फैक्ट बेस्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ठीक, जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, क्योंकि आप देखेंगे इतना कम, सिर्फ एक आई थिंक जब कोविड का टाइम था, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा 20 में या 22 में एक बार उन्होंने खाली इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम दे रखा है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। वो मैं लास्ट में अगर टाइम बचा, जितना मैंने सोचा है इस चैप्टर के लिए टाइम अगर बचा तो मैं डेफिनेटली लेता हूं। चलिए, तो सर्किट थ्योरी में आ जाइए। अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज का मतलब क्या हुआ भाई, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता दिया ही नहीं अपन ने, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का माइनस से कनेक्शन, यहां प्लस का प्लस से कनेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, और ये कनेक्शन क्या है, सीरीज। व्हेन देयर इज नो सेपरेट पैसेज, व्हाटएवर करंट या जो चार्ज आपका भाग रहा होगा जिस रेट से, वो दोनों से क्या जाएगा, सेम। लेकिन यहां आप नोटिस करेंगे तो पैरेलल में क्या सेम होता है भैया, वोल्टेज सेम होता है, तो दोनों पे वोल्टेज यहां पर सेम होगा। तो यहां आई सेम होता है दोनों पे सीरीज में, और यहां पर वोल्टेज सेम होता है। तो अगर यहां पे आई सेम है तो क्या अलग होगा, तो यहां पे वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे, और वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, सीधा सीधा रेजिस्टेंस पे। किसके हिसाब से देख सकते हैं, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। आई सेम है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। वो बल्ब वाले क्वेश्चन में ये आपको बड़ा मदद करेगा, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है बट बल्ब वाले क्वेश्चन में बहुत मदद करता है, इस तरह से सोचते हैं। चलिए पैरेलल वाले में आ जाइए। पैरेलल वाले में क्या सेम है, तो वोल्टेज सेम है। क्या डिफरेंट होगा, करंट। और V इक्वल टू आई आर में V सेम है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जिस पाथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पाथ में करंट कम एंटर करेगा। सिंपल लॉजिक है भैया। V इक्वल टू आई आर, पैरेलल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाइए। क्यों? क्योंकि सीरीज में ज्यादा वाले से भी ज्यादा रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट का। व्हाई? बिकॉज द फॉर्मूला इज R इक्वल टू R1 प्लस R2, और जो कैपेसिटर के लिए पैरेलल का रिजल्ट होता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सीरीज में लगाइए, और घटाना चाहते हैं तो पैरेलल में लगाइए। R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी अगर पैरेलल में लगा दिया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और सीरीज में लगाया तो डायरेक्ट ऐड करेंगे। और पैरेलल में रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम वाले से भी कम आती है, सीरीज में ज्यादा वाले से भी ज्यादा आती है, बिकॉज दोनों को ऐड करके मिल रहा है, ठीक। बेसिक बात है। चलिए उसके नीचे आ जाइए, यहां पर एक पॉइंट लिखा है, उसको देखिए, ये वाले पॉइंट को देखिएगा। N इक्वल इन सीरीज ऑफ R ओम। मान लीजिए R ओम के N रेजिस्टर्स हैं, क्या भैया, R ओम के N रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो जब उनको सीरीज में लगाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, N टाइम्स R। 5 ओम के 4 रेजिस्टर सीरीज में लगाए तो 5 इंटू 4 20 ओम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। और मान लीजिए अगर आपने N इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ R ओम वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मान लीजिए आपने 5 5 5 5 ऐसे 5 रेजिस्टर्स 5 ओम के पैरेलल में लगा दिए, तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R बाय N, यानी किसी भी एक का रेजिस्टेंस उठाइए और बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, नॉट रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अभी ऑब्वियस ही बात है, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, बहुत बढ़िया। तो R बाय N, R क्या है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू, और उसको N से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर 5 ओम के 5 रेजिस्टर आपने पैरेलल में लगा रखे हैं तो इक्विवेलेंट आएगा 5 बाय 5 यानी 1, यानी इट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ N, लेकिन वो इक्वल है तब, बाकी नहीं है तो आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल दीजिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए नेक्स्ट, अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पे। इन देखिए सर्किट थ्योरी को मैंने कई कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, और कई कंपोनेंट में मैं इन डेप्थ भी जाके डिस्कस करूंगा, ठीक। इन डेप्थ मतलब, मैं फिर से कह रहा हूं, वार्निंग है ये, इन डेप्थ का मतलब ये नहीं कि मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा कि भैया कैसे आया, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, कहानी क्या है, उसके लिए अलग लेक्चर हैं, ये वो लेक्चर्स नहीं है। दीज आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन इन 1 वीक, कि कोई भी टाइम मिला, आधा घंटा पौना घंटा एक पूरा लेक्चर देख डाला, कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटा, बस। चलिए, तो सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे जब आप नर्स्ट इक्वेशन लगा के कोई सेल का ईएमएफ निकालते हैं तो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में आप कैथोड एनोड लगा के एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो जो ऑन पेपर जनरेट होने वाला मैक्सिमम पोटेंशियल होता है सेल का, उसे कहा जाता है ईएमएफ। क्या कहते हैं भाई, ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ, ठीक। ई से डिनोट किया है सेल में, ठीक। और इसके बाजू में आपको दिख रहा होगा स्मॉल r, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सेल बनाया होगा तो उसमें बहुत जो आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज किया होगा अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया होगा, देन यू मस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट, वो वायर यूज किया है, सॉल्ट बिच, मतलब बहुत कुछ है अंदर, उससे एक सेल के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो जब सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हो गया तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है ईएमएफ। लेकिन सेल जब किसी लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा तो वो उस पॉइंट पे ईएमएफ डिलीवर नहीं करेगा, वो V नामक एक क्वांटिटी डिलीवर करेगा जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है वो पोटेंशियल जो सेल के टर्मिनल पे आ रहा है। मतलब मान लीजिए अगर आप, अभी तो टाइम नहीं है अपने पास ये सब करने का, लेकिन अगर कोई सेल आप लें और उसके पास में एक वोल्ट मीटर ऐसे, वो देखा होगा वीडियो गेम खेलने वाला एक डिवाइस लाता है, इलेक्ट्रिशियन लेके आएगा, वो 2 रॉड्स होती हैं, ऐसे सेल के बाजू में कनेक्ट कर दो। अब मान लो सेल तुम मार्केट से लाए 3.2 वोल्ट का, कितना भाई 3.2 वोल्ट का, उस पे 3.2 वोल्ट लिखा है, लेकिन जब तुमने उसे मेजर किया तो वो 3 वोल्ट ही दिखा रहा है, कितना 3 वोल्ट। तो क्या तुम्हारे साथ धोखा हो गया है? नहीं, वो ये कह रहा है कि भैया सेल ने पैदा 3.2 किया क्योंकि दैट इज द ईएमएफ, आइडियल स्टेट कंडीशन, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो सेल के बाहर मिला दैट इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दैट इज 3 वोल्ट, ठीक। तो अब जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है जो सेल के एंड पे आता है, यहां वाले पॉइंट पे देखेंगे, जो ए और बी एंड के अक्रॉस यानी लोड, ये क्या है भाई, तो आप देखिए सेल के मैंने यहां पर 3 स्टेट ले रखे हैं। पहला स्टेट है डिस्चार्जिंग, फर्स्ट स्टेट इज डिस्चार्जिंग,
सेकेंड स्टेट है चार्जिंग का और थर्ड है ओपन सर्किट। मैं दिखाता हूं तीनों, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, जब आप किसी सेल को किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, व्हेन यू हैव कनेक्टेड अ सेल विद अ लोड, आप लोड से जोड़ दें तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो टर्मिनल्स होते हैं सेल के, यानी ए और बी, ध्यान दीजिए ये ए और बी है, तो डोंट यू थिंक ये भी ए और बी होगा, ठीक है। तो टर्मिनल के अक्रॉस जो भी, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही लोड के अक्रॉस भी जाएगा, ठीक। और उसकी वैल्यू देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। व्हाट इज V? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज E? EMF। What is I? The current flowing in this case because the cell is getting discharged। तो आपका जो करंट होगा अभी वो कहां से निकलेगा, वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव वाले में एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल है, जिसपे हमारा फोकस है, वो सेल अभी करंट डिलीवर कर रहा है। और ये जो V है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन दी EMF। क्या होगा भाई? लेस देन दी EMF। यू कैन सी दिस, टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, EMF से कम है। चलो नेक्स्ट है चार्जिंग स्टेट। चार्जिंग स्टेट का मतलब क्या होता है? चार्जिंग स्टेट का मतलब यह होता है कि जब हम अपने वाले सेल को, जिस पे हमारा फोकस है, जब हम अपने वाले सेल को एक दूसरे सेल से चार्ज कर रहे हैं। तो अभी आप नोटिस करिए ये वाला जो सेल है, ये जो सेल है, दिस इज द चार्जिंग सेल। इससे हम अपने वाले सेल को चार्ज कर रहे हैं। तो करंट कौन डिलीवर करेगा, हमारा सेल या बड़ा वाला सेल? तो ऑब्वियसली बड़ा वाला सेल। यानी उस अब जो करंट होगा वो बड़े वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, लीव नहीं, एंटर करेगा, ठीक है। ये उसका फ्लो होगा। क्रिचॉफ लगा के निकाल सकते हैं, बट मैंने कहा ना अभी वो कंसर्न नहीं है। जस्ट फॉर्मूला शीट, रिवाइज इट एंड बी डन विद इट। तो V इक्वल टू, यहां पे इक्वेशन देखिए क्या आती है, यहां पे आ रहा है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। नाउ व्हाट इज अगेन V? वही टर्मिनल पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, जो A और B के टर्मिनल पे आएगा, जो A और B के टर्मिनल पे, जो A और B टर्मिनल पे आएगा, उसी को बोल रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल, और वो है E प्लस आई आर। व्हाट इज E? EMF। व्हाट इज द I? करंट डिलीवर्ड इन द सर्किट। व्हाट इज R? द इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड एज यू कैन सी यहां पर आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो EMF से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज अभी हमारा सेल चार्जिंग स्टेट में है कि डिस्चार्जिंग स्टेट में है भाई? तो वो चार्जिंग स्टेट में है, ठीक। वो करंट खा रहा है, दे नहीं रहा है। चलिए उसके बाजू में देखेंगे ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट कंडीशन में कैसे पता चल रहा है सर वो ओपन सर्किट है? बिकॉज यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। कैसे पता कि यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा? तो आप देखेंगे जो की है आपकी वो ओपन है। की ओपन है भाई, गलती से छोड़ नहीं दिया है, की क्या है? ओपन है। तो जब सेल कहीं पड़ा हो, ऐसे टेबल पे कहीं रखा हो, ठीक है, कहीं चल नहीं रहा ना, तो चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वहां पे सेल के टर्मिनल पे जो मेजर हो पाता है उसे क्या बोलते हैं? EMF। वही होता है EMF। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप किसी वोल्ट मीटर को किसी सेल के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो वो डिस्चार्जिंग स्टेट में चला जाता है। इसीलिए आप कभी भी EMF मेजर नहीं कर पाएंगे, वोल्ट मीटर से EMF मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब है व्हेन द सेल इज नॉट बीइंग यूज्ड नाइदर, मतलब बाय चार्जिंग नॉर बाय डिस्चार्जिंग। ओपन सर्किट बस पड़ा है कहीं, लेकिन वही है कि उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आपने वो 3 और 3.2 वाला, तो आप लिटरली वो मान लेंगे कि सर वो तो हमने टर्मिनल पोटेंशियल मेजर किया, नहीं, बिकॉज उसमें सेल किस में चला जाता है? डिस्चार्जिंग स्टेट में चला जाता है। ओपन सर्किट मेजरमेंट सिर्फ एक ही डिवाइस कर सकता था और उसको सिलेबस से उठा के बहुत दूर फेंक दिया गया है, जिसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। वही कर सकता था ओपन सर्किट में। तो आप ध्यान दीजिए, यहां वो पॉइंट रहने देते हैं, ठीक है, गम बाद में लेंगे। डिस्चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल पोटेंशियल EMF से कम है, चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज्यादा है, और ओपन सर्किट कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल EMF के बराबर है, यानी वहां पर करंट नहीं जा रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं डिस्चार्जिंग वाले पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं, बिकॉज उसी पे बने हुए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो डिस्चार्जिंग सेल का सबसे पहले एग्जांपल क्या था भैया? एक लोड लगा लो। तो यहां पे आप लिखेंगे ये जो R है, दिस इज योर लोड, ये लोड है जो अभी आपको आ रहा होगा बहुत ज्यादा, मत लें, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग विल बी लॉस्ट, इट्स लाइफ। चलिए, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है R, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया, और ध्यान से देखिए वो अपना डिस्चार्जिंग सेल है, इसलिए करंट डिलीवर कर रहा है, और यहां पे जो करंट I है वो इस लोड से होता हुआ वापस इसके टर्मिनल नेगेटिव में एंटर कर जाएगा। और इक्वेशन क्या थी यहां पर? V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द इक्वेशन? E माइनस आई आर। अच्छा, E माइनस आई आर, इसमें अब मैं ये I निकालना चाहता हूं, तो I पे फोकस करना भाई। व्हाट इज I? तो आप किरचॉफ लगाते अगर, तो यहां पे क्या मिलता है? सिंपल, EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द डिस्चार्जिंग? सी, आपको चार्जिंग वाले केस में कोई करंट नहीं पूछ रहा, आपको ओपन सर्किट में करंट है या नहीं है, तो क्या पूछेगा? तो किस केस में आपको फोकस करना है? डिस्चार्जिंग स्टेट में। और डिस्चार्जिंग स्टेट में आपने लोड लगा रखा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ करंट इन डिस्चार्जिंग स्टेट?
टोटल ईएमएफ, अरे कोई जरूरी है एक ही सेल हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, मैं दिखाता हूं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो यहां पे आप नोटिस करिए जो करंट होगा वो होगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा हूं भाई? टोटल रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल टोटल लोड रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल भी कई हो सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सब में हो सकता है, जरूर थोड़ी आइडियल सेल हो। आइडियल सेल का मतलब क्या होता है? जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। क्या भैया? आइडियल सेल क्या होता है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो यहां पे जो करंट होगा वो होगा E अपॉन R प्लस आर। ई का मतलब ईएमएफ, आर का मतलब लोड रेजिस्टेंस टोटल और स्मॉल आर का मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल। ठीक, चलिए अब ये जब आई उठा के ये वाले फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अपने को मिलता है, वो ये वाला है, जहां पे आप ध्यान से देखिए व्हाट इज V? V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लोड के अक्रॉस भी वही जाता है और सेल के टर्मिनल के अक्रॉस भी वही आता है, उसी को बोलते हैं टर्मिनल। एक ही बात है ना, पैरेलल में नहीं हुए वो दोनों पॉइंट। ठीक, तो V का फॉर्मूला क्या है देखिए, वो होता है EMF मल्टीप्लाइड बाय लोड रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी इंटरनल प्लस लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल यानी वो जो आपका सेल के अंदर है और लोड मतलब एक्सटर्नल जो सेल के बाहर है। ठीक, अच्छा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यानी यहां पर आपके लिए दो इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले, और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं ना, ये तो पहले ही बात हो रखी है। ठीक है, और सर्किट भी जरूरी है ये समझना कि डिस्चार्जिंग स्टेट में है। चलिए अब यहां पर एक कर्व देख रहे हैं आप, ये कर्व है V वर्सेस I का कर्व। एक बार पूछा हुआ है V वर्सेस, ड्रॉ नहीं करना था, सिर्फ उसके लिए पॉइंट, एक नहीं दो बार पूछा हुआ है। एक बार सिर्फ पूछा था क्या मिलता है कर्व से और एक बार उसकी वैल्यू निकलवाई थी। तो V वर्सेस I का कर्व है, ध्यान दीजिए V वर्सेस I का कर्व कैसे बनाएंगे। तो ये इक्वेशन दिख रही है ये वाली E माइनस आई आर वाली, इसको थोड़ा रीअरेंज, अगर हम रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं ऐसे माइनस आई आर प्लस ई, रीअरेंज किया बस। तो वाई एक्सिस पे कौन है? V, ये देख, एक्स एक्सिस पे कौन है? I, ये देख। ठीक है, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर तो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इसमें m का मतलब क्या है? स्लोप, विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या भाई? नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे जो आपका स्लोप होगा वो मतलब जो आपका लाइन बनेगी, जो आप लाइन खींचेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। बस यही कहना चाह रहा है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा जो y इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है? EMF के। तो अगर आप इस कर्व को देखें तो आपको यही समझ आ जाएगा कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे यहां पर करंट इंक्रीज होगा, एक मिनट चींटी चढ़ रही, देखिए जैसे जैसे यहां पर करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका टर्मिनल पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो जब करंट की वैल्यू, ध्यान देना, जब करंट की वैल्यू जीरो होगी, करंट की वैल्यू जीरो होगी तो ध्यान देखिए आपका टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा? EMF के। और ये कब होता है? व्हेन द सर्किट इज इन ओपन सर्किट स्टेट। ठीक है, ओपन सर्किट के स्टेट में हो। ठीक, तो दो बातें यहां से मिलती हैं इस कर्व से, एक अपने को मिलता है इंटरसेप्ट जो EMF के बराबर है, और एक है अपना स्लोप जो माइनस आर। नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? वो इक्वेशन से पता चल रहा है डिस्चार्जिंग स्टेट में है, और वहां पे नेगेटिव स्लोप शो कर रखा है कर्व के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल, मान लीजिए हमने यहां पर आइडेंटिकल सेल लिए हैं और उनको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और सबकी पोलैरिटी सेम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देयर इज नो रिवर्सल। ठीक, तो यहां पे हमने सबको इस तरह से कनेक्ट किया और आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो सबका EMF E, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R, सबका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। और ध्यान दीजिएगा तो जो नेट EMF पैदा होगा वो होगा N टाइम्स E। यानी जब सीरीज में सेल कनेक्ट किए जाते हैं तो EMF ऐड होता है, और क्योंकि यहां पर आइडेंटिकल सेल्स हैं इसीलिए N टाइम्स E कर दिया। हाँ, अब अगर E1 E2 E3 E4 अलग अलग होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे ऐड करते चलते जितने सेल होते। नीचे देखिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है तो उसका EMF N टाइम्स E होना चाहिए, आइडेंटिकल मान के बोल रहा हूं तब बता रहा हूं, और रेजिस्टेंस R टाइम्स N होना चाहिए। क्या भाई? R टाइम्स N। क्यों? सीरीज में N टाइम्स R नहीं हो जाता? बताया तो, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो N टाइम्स R हो जाता है। ठीक, उसके बाद मान लीजिए अगर यही सीरीज कनेक्शन है, बट द प्रॉब्लम इज, अब ये लाल वाला सेल देखना बीच में अचानक से, एक गोरे वाले सेल बनाते बनाते अचानक से लाल बनाने का मन नहीं कर गया, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये ऑपोजिटली कनेक्टेड है। यानी टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? N, जितने ऊपर थे अभी भी। लेकिन अब दिक्कत क्या है, उन टोटल सेल में से M सेल, मतलब 10 सेल थे मान ले टोटल, कितने? 10, वो N है। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 10, 10 N, उसमें से 2 यानी दो यानी M उल्टा लगा दिया, उल्टा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो अपने वाले सेल के अगेंस्ट नहीं फ्लो कराने लगेगा करंट। तो जो नेट EMF बनेगा, वो देख क्या होगा? वो होगा N माइनस 2M इंटू E। देखना भाई, N माइनस 2M इंटू E। सर N माइनस M इंटू E क्यों नहीं? अरे
एम सेल कनेक्ट करेंगे, अगर एम सेल अगर आप कनेक्ट करेंगे, उल्टा लगा देंगे, तो वो खुद तो जाएंगे और एम ले जाएंगे, समझे? अगर 3 सेल हैं उसमें से एक उल्टा लगा दिया तो वो एक और नहीं खा जाएगा, तो कितना बचेगा? एक ही बचेगा। इसीलिए फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2m इंटू ई। और ध्यान देना n क्या है? व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ सेल्स। कितने हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ सेल्स। व्हाट इज m? ऑपोजिटली कनेक्टेड। फॉर्मूला है n माइनस 2m इंटू ई। और नेट रेजिस्टेंस अभी भी n टाइम्स r होगा। सेल उल्टा लगाओ सीधा लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस ऐड ही होगा। अब मान लीजिए यहां पर जो सेल है, ये जो कनेक्शन है आपको दिख रहा होगा, पहले वाला जो था वो सीरीज था और दूसरा जो है यहां पर देखिए वो पैरेलल है। तो अभी हमने जो यहां पर देखिए सेल्स हैं वो पैरेलल में है। मान लीजिए अभी इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो यहां पे E1 R1 ये एक सेल है और ये E2 R2 एक सेल है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा उसका जो EMF निकालने का तरीका क्या होगा? तो सिंपल, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इज इक्वल टू E नेट बाय R नेट। ठीक, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इज इक्वल टू E नेट बाय R नेट। एंड व्हाट इज R नेट? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। व्हाट इज R नेट? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं भाई, तो वो क्या सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब जो आपका सीरीज रेजिस्टेंस होते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, क्या सेल सीरीज एंड पैरेलल लगाते टाइम रेजिस्टेंस के बारे में अलग से सोचना होता है? नहीं, ये वही डिस्कशन है जो सीरीज पैरेलल में हो चुका। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इक्वल टू E नेट बाय R नेट। एंड व्हाट इज R नेट? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नीचे आप नोटिस करिए दो सेल हैं, वही सेम पैरेलल कनेक्शन है, बट द थिंग इज कि इसके पॉजिटिव को सेल के नेगेटिव से जोड़ा और इसके नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ा। तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा E1 बाय R1, ध्यान से देखना, माइनस क्या भाई? माइनस E2 बाय R2 इज इक्वल टू E नेट बाय R नेट। और ध्यान से देख, R नेट अभी भी है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। व्हाट इज R नेट? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, यहां माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑपोजिटली कनेक्टेड है। अच्छा, ऐसे जितने सेल्स होंगे वो इसी तरह सॉल्व होंगे। मान लीजिए ऊपर 5 सेल हैं तो 5 बार लिखिए E1 बाय R1, E2 बाय R2 अप टू E5 बाय R, ठीक है, R5। और रेजिस्टेंस वैसे ही निकलेगा पैरेलल में जैसे निकलता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1, सारे जितने भी, लेकिन उनमें से जिसको ऑपोजिटली कनेक्ट कर दिया उसके साथ यहां माइनस अटैच करना पड़ेगा। ठीक, सेम वाला अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगाया तो ऐड करिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाया तो सब्ट्रैक्ट करिए। और आर नेट में अभी भी देख ले कोई चेंज नहीं है, इसके लिए भी आर नेट यही है, इसके लिए भी आर नेट यही है। इस बात को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। किरचॉफ करंट एंड वोल्टेज रूल। अच्छा, अब किरचॉफ ऑब्वियस ही बात है मैं सर्किट में तो यूज करके दिखा नहीं सकता हूं, ठीक है, सर्किट में तो यूज करके दिखा नहीं सकता हूं, तो मैं ऑब्वियस ही बात है कि मैं उसका सिर्फ बेसिस समझाने के लिए और लॉ को एक कहीं ना कहीं डेफिनेशन देने के लिए ये डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पे वही फिर बात, फॉर्मूला शीट भाई देखिएगा, टॉपिक नहीं। तो यहां पे ये सर्किट है, ये पूरा सर्किट है, दो सेल हैं अपने पास, ये V1 और V2, उनका टर्मिनल पोटेंशियल डायरेक्ट वही लिखा हुआ है, और ये दो रेजिस्टर्स हैं, प्लस माइनस लिखा है बट उसकी चिंता मत करिएगा, कंसर्न वो नहीं है। कंसर्न ये है कि किरचॉफ के दो रूल हैं, एक है वोल्टेज रूल, ये जो यहां पे है ये वोल्टेज रूल है, दिस इज वोल्टेज रूल, और ये करंट रूल है, यानी जंक्शन रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए रूल क्या होता है, जब आप किसी क्लोज्ड पाथ में मूव करें, याद है एक टॉपिक पढ़ाया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया मतलब डिस्कशन में अभी जो सीरीज में डाला वो कि इक्विपोटेंशियल फॉर्मूला शीट ओनली डिस्कस्ड, ठीक है। तो जो उसमें पढ़ाया था उसमें क्या बोला था कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस से किसी चार्ज को उठाएं और घुमा फिरा के पूरी दुनिया नचा के वापस वहीं लाके रख दें, उसी सरफेस से उठाया इक्विपोटेंशियल सरफेस से और दोबारा घुमा फिरा के लाके उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर रख दिया, तो व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन दैट चार्ज? जीरो। क्यों? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? Q डेल्टा V। सर पहले भी पोटेंशियल और बाद में पोटेंशियल सेम है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। तो यहां पे जो लूप बना रखा है, ये जो क्लोज लूप है, ध्यान से देखिए, ये ABCD ऐसे करके लूप है, ABCD। अब इस क्लोज लूप के अंदर अगर आप घूमेंगे और A से चल के वापस A पे आ जाएंगे तो नेट वर्क डन क्या होगा? जीरो। नेट वर्क डन क्या होगा भैया? जीरो। इसी का एक वर्जन है जिसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल, एंड दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, क्या बोल रहा हूं, द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज जीरो।
बिकॉज वहीं से चले वहीं पर आ गए। और ध्यान दीजिए साइन के साथ कंसिडर किया जाता है, जो भी आप जैसे मूव कर रहे हैं वैसे उसका साइन लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि ए से बी जा रहे हैं अपने, तो मुझे बताइए v1 को क्या लिखेंगे उस इक्वेशन में। जब इस वाली इक्वेशन को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो मुझे बताइए ए से बी जाने में आप क्या लिखेंगे, प्लस v1 या माइनस v1? तो आप लिखेंगे माइनस v1। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो आप बैटरी के टर्मिनल को देखिए, आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है, तो एक्सप्रेशन में इस v1 का इंपैक्ट माइनस v1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस v1 आना चाहिए। चलिए, और ये किस पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड है? तो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट है किरचॉफ करंट रूल, जिसको हम एक और नाम देते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का मतलब होता है, मान लीजिए यहां पे 4 रजिस्टर हैं और ये 4 रजिस्टर इस जंक्शन पे कनेक्टेड है। क्या इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा? क्या यहां पे कोई भी चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? नहीं, यहां चार्ज इकट्ठा नहीं होता, इसलिए वॉट एवर चार्ज इज कमिंग एंड गोइंग विल बी सेम। इसलिए ध्यान से देखिए नीचे क्या लिखा है, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 इक्वल टू 0। अच्छा, सबको ऐड क्यों किया? बिकॉज आप नोटिस करो i1, i2, i3, i4 मैंने सबको आता हुआ मान लिया है। आप क्वेश्चन में जैसा देगा, जा रहा है तो नेगेटिव मान, आ रहा है तो पॉजिटिव मान। कन्वेंशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जाते हुए को पॉजिटिव मानना चाहते हैं, आते हुए को नेगेटिव मानना चाहते हैं, आपके ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कह ये रहे हैं वॉट एवर करंट इज कमिंग और गोइंग फ्रॉम दैट जंक्शन द नेट शुड बी 0। अब मुझे नहीं पता था कि भाई यहां पे पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम, तो मैंने बिना सोचे मान लिया जंक्शन बाकी पॉइंट के पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हायर है। मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता था भाई करंट कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन देगा, अब वो 2 करंट आ रहा है तीसरा जा रहा है, तो 2 को जोड़ तीसरे के बराबर कर, उसी को बोलेंगे जंक्शन रूल। जितना आया उतना गया, इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल, सिंपल। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कौन सा हायर है कौन सा लोअर, तो मैंने मान लिया कि सारे के सारे करंट जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और सबका समेशन क्या होगा, 0। एंड दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज यहां पे कोई भी चार्ज जंक्शन पे आने के बाद गायब नहीं हो जाएगा, एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा। ठीक, चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अपने पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कैपेसिटर वाले में भी देखा, बट यहां थोड़े डिफरेंट फॉर्म बनाए हैं ताकि अगर गलती से कैपेसिटर वाले में ये सवाल आ गए तो यूज हो जाए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब वही सेम कि ये ब्रिज है, देखिए ब्रिज के 2 पार्ट हैं ये वाले। यहां पर एक रेजिस्टर है P, यहां एक Q, यहां R, यहां S और बीच में एक रेजिस्टेंस है R1। ये ब्रिज का पार्ट है, ये ब्रिज का सपोर्ट है। लेकिन ये सपोर्ट निकल जाए तो अगर मुझे इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज क्या कहता है कि P बाय Q, देखना भाई P बाय Q, देखो P बाय Q, P बाय Q बोल रहा हूं, P बाय R, P बाय R, P बाय R, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, Q बाय S, Q बाय S, समझे भाई? तो P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। अगर ये कंडीशन वैलिड है, देखना P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, अगर ये कंडीशन वैलिड है तो R1 इज शॉर्ट, नो करंट विल बी पासिंग थ्रू R1। तो R1 वाले ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, और वहां से अगर कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है तो उस ब्रांच को निकाल दीजिए खुशी खुशी। और ऐसा कर देने से ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, और ये दोनों हो गए पैरेलल में। मेक सेंस और नॉट भाई? ठीक है कि यहां अब ये बहुत आसान हो गया कि पहले इन दोनों का सीरीज, फिर नीचे वालों का P और Q का सीरीज, R और S का सीरीज, एंड देन टेक देम इन पैरेलल, इक्विवेलेंट, खत्म, काम हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में इसी चीज को और थोड़ा डरावने तरीके से देने के लिए सर्किट इस तरह से बना के दे दिया जाता है, ऐसे बना के दिया जाता है। अब इस केस में नोटिस कर कि यहां पे आप नोटिस करना, ये रहा P, ये रहा R, ये रहा Q, ये रहा S। अगर P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, देखना भाई P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, तो अगर यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? वो करंट के डिफ्लेक्शन को शो करता है। रुक जाइएगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में मेजरिंग डिवाइसेस पूरा पढ़ाऊंगा। मैंने अभी नहीं लिया है मेजरिंग डिवाइसेस, मैं वहीं लूंगा जहां पे मैं बात करूंगा आपके साथ वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां पे खाली एक डिवाइस आता है जो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है व्हीटस्टोन पे, उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, एंड दैट विल बी टेकन राइट नाउ। ठीक, तो यहां पे आप नोटिस करेंगे ये जो आपके क्या बोलते हैं रेजिस्टर्स हैं, ये इस तरह से अगर P बाय R, Q बाय S अगर करें और ये रेशियो अगर कांस्टेंट मतलब आपका सेम आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कांटा होता है उसमें, ऐसा हिलता है, अगर ये मूव किया इसका मतलब करंट गया, नहीं मूव किया इसका मतलब करंट नहीं गया। तो सेम इस वाले लॉजिक की तरह ये वाला ब्रांच निकल सकता है। यहां पे रेजिस्टेंस लगा दो तो क्वेश्चन बन गया, और उस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं तो फिर वही सेम बात, ये सीरीज में, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, सेम लॉजिक। कभी कभी सर्किट ऐसा भी दिखता है कि यहां पे P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, देखना Q बाय S। इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर होगा ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा भाई? नल डिफ्लेक्शन, यानी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा।
तो यहां अगर कोई रेजिस्टर होता तो कुछ कुछ निकाल दो, फिर वही सेम P और Q सीरीज, R और S सीरीज, देन होल ब्रांचेस विल बी टेकन इन पैरेलल। या हो सकता है सर्किट इस तरह से दिया हो, इस तरह से दिया हो कि जहां पे P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। देखना भाई, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, तो ये जो रेजिस्टर दिख रहा है ये वाला, मैं काट दे रहा हूं उसको, ये देखिए ये वाला, ये निकाल दे। फिर वही सेम बात, P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में, देन ये दोनों पैरेलल में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इन चारों में से कोई भी, देखिए वैसे भी अगर कोई सर्किट का आर इक्विवेलेंट आपसे नहीं निकल रहा है, यानी कहीं ना कहीं सामने वाले ने हिडन फॉर्म में व्हीटस्टोन दिया हुआ है कहीं पे, तो या कोई शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, या तो शॉर्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन दिया हुआ है। तो उस पॉसिबिलिटी को मन में बिठा ले अभी, ताकि एग्जाम के 2-4-5 दिन पहले ये बात दिमाग में घुसी रहे, तो जब एग्जाम में बैठो तो सर्किट ना सॉल्व हो तो ये क्लिक हो, बिकॉज वही है 2 साल जो किया वो अभी याद आए, वही जरूरी है भाई। चलिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन क्या होता है? तो एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो मीटर ब्रिज का apparatus ये रहा, यहां पे एक मीटर की वायर है, ये अपन ने लगा रखी है, ये रही 1 मीटर की वायर, देखिएगा लाल गोले को, 1 मीटर की वायर है, ठीक है। यहां पे ये वाला है लेफ्ट गैप और ये वाला है राइट गैप, ये पूरा सिस्टम है, 1 मीटर की वायर है और यहां हमने बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं देखा था वो P बाय आर, क्या था? P बाय आर इज इक्वल टू Q बाय S है भाई, P बाय आर इज इक्वल टू Q बाय S। अच्छा, अब जो नीचे रेजिस्टेंस वायर ले रखी है, ये जो आपका मीटर ब्रिज की वायर ले रखी है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ L बाय A। ध्यान दीजिएगा, हिस्सा चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों हिस्से का रॉ और A रेजिस्टिविटी, मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। यानी मैं बिना किसी संकोच के एक बात कह सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक, रेजिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, ठीक, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसीलिए ये फॉर्म निकल के आता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, फिर से मैं पढ़ाने चला गया, वापस आता हूं बात पे, ठीक है। फॉर्मूला शीट है ये, इसलिए हर पेज पे लिखना पड़ेगा, लगता है वार्निंग, खुद को याद दिलाने के लिए, आपको नहीं, खुद को। चलिए, तो यहां पे ये वाला लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। जनरली लेफ्ट गैप के अंदर अननोन लगाते हैं, राइट गैप के अंदर नोन लगाते हैं, बट आप ऐसा मत सोचना, नहीं तो आप याद करके बैठ जाओगे। क्वेश्चन जो बोले वो देख के करना, नहीं कुछ बोला तब ये सोचो कि लेफ्ट गैप में अननोन, राइट गैप में नोन। ये एक्सपेरिमेंटल पोर्शन पे डिपेंड करता है आपका, जो आपका क्या एनटीए का सिलेबस है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है नॉन टर्मिनोलॉजी मान के भी चल रहे हैं। अब यहां पे इसका रेजिस्टेंस एंड इस वाल, अब क्या हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहां पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा और हम धीरे 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 अपने जॉकी मतलब क्या, जो गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे और फिर यहां से इसको मूव कराना शुरू करेंगे। अब एक पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर शो करेगा नल डिफ्लेक्शन, उसको हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम लेंथ, यानी ये अपना मीटर ब्रिज का आउटपुट है, यही हमारा ऑब्जर्वेशन है L1। अच्छा, L1 अगर यहां से यहां तक की लेंथ L1 है तो पूरे वायर की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस L1, कंसिडरिंग द L1 टू बी टेक मेजर्ड इन मीटर। उसके बाजू में स्केल लगा होता है, मीटर स्केल लगा होता है, तो वो L1 मेजर हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, P लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन L1 लेंथ का रेजिस्टेंस, Q राइट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग जो 1 माइनस L1 लेंथ का रेजिस्टेंस है, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। उसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन। तभी तो गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया भैया, नल डिफ्लेक्शन। क्या किया, नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन इसका मतलब कोई भी वहां पे कोई करंट गया नहीं, इसका मतलब ये रेशियो वैलिड होगा, और ये रेशियो वैलिड का मतलब है P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। अच्छा, लेकिन देखो मैंने रेजिस्टेंस नहीं लिखा है, सिर्फ L1 लिखा है। क्यों? बिकॉज वो L बाय A कट जाएगा दोनों साइड पे, यहां और यहां से, तो जो रिलेशन घूम फिर के लास्ट में बचेगा वो ये बचेगा। दिस इज योर फॉर्मूला, P बाय Q इज इक्वल टू L1 बाय 1 माइनस L1 व्हेन द L1 इज टेकन। वो जो इक्विलिब्रियम लेंथ है या नल डिफ्लेक्शन लेंथ है, वो अगर मीटर में लिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर उसको सेंटीमीटर में लिया है तो P बाय Q विल बी रिटन एज L बाय 100 माइनस L1। क्यों? क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। वो क्वेश्चन में ध्यान देना, गड़बड़ा जाएगा मामला भाई एकदम से, और एग्जामिनर बैठा है, वेट ही कर रहा है बस 4 ऑप्शन बनाते टाइम की, तुम जहां गड़बड़ाए वही तुम मार्क करो गलत वाला, ठीक। इसमें P क्या है, व्हाट इज P, द अननोन रेजिस्टेंस, व्हाट इज Q, द नोन रेजिस्टेंस व्हिच इज केप्ट इन लेफ्ट एंड राइट गैप। बट आप इस तरह से मत सोचना, यू शुड थिंक लाइक दिस कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्वेश्चन जो देगा उसके हिसाब से सोचिए, ठीक। नहीं कुछ बोला तब ऐसा सोचने का। चल, अच्छा, अब इसमें सबसे बढ़िया क्या है, सोच, अगर L1 0.5 मीटर हो, कितना L1 कितना हो, 0.5 मीटर, तो ये नीचे वाला भी 0.5 आएगा भाई। सोचो, अगर 50 सेंटीमीटर एकदम बीचों बीच, वो मीटर ब्रिज के एकदम बीचों बीच नल पॉइंट आया,
नल पॉइंट आया, तो सोच वो 0.5 L1 कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, आगे जाके बोल रहा हूं, पहला डिस्कशन खत्म अब, ठीक है, आगे जाके बोल रहा हूं। तो अगर L1 की वैल्यू 0.5 है तो सोच 1 माइनस L1 भी 0.5 होगा। तो डोंट यू थिंक ये और ये कट जाएंगे दोनों, और अगर ये कट जाएंगे तो क्या मैं सीधा नहीं बोल सकता हूं कि P इज इक्वल टू Q है? क्या बोल भाई, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे मेरी कैलकुलेशन पे डिपेंड नहीं करना पड़ा। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल आउटकम है कि आप कोशिश करो कि आपका अननोन और नोन रेजिस्टेंस दोनों सेम हो जाए, यानी बैलेंसिंग नल पॉइंट एकदम बीचों बीच आ जाए। तो उससे फायदा ये होगा कि मुझे ऑन पेपर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, और अगर ऑन पेपर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा इसका मतलब है कि मेरा एरर मार्जिन 0 हो चुका, एंड यू हैव गॉट द परफेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बात को ध्यान में रखना, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब आ रहे हैं अपने पावर और हीट पे, एंड आई थिंक ये मतलब लास्ट पॉइंट ही होगा, मुझे लग रहा है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये लास्ट पॉइंट है अपना। छोटी छोटी बातें कनेक्ट करते हैं जल्दी से, फॉर्मूला बेस्ड है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे पावर एंड हीट में हम जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं वो किसका बिल पे करते हैं? डू वी पे द बिल ऑफ चार्ज, डू वी पे द बिल ऑफ एनर्जी, डू वी पे द बिल ऑफ पावर? सो वी पे द बिल ऑफ एनर्जी। एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसका होता है? एनर्जी की यूनिट होती है। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, सॉरी काट दिया, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर, एंड इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी अगर 1 किलोवाट का मशीन 1 घंटे के लिए चलेगा आपके घर में, तो वो 1 यूनिट ऑफ बिजली पैदा मतलब यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड, ठीक, और 1 यूनिट का जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से। चलिए, तो पावर का फॉर्मूला, ये जो इधर लिखे हुए ये सारे क्या है? दीज आर पावर, ये पावर है, और ये है किसका? हीट और एनर्जी। देखिए एनर्जी जब बोलता है कोई तो उससे ना पॉजिटिव फील आती है, हीट कोई बोलता है ना तो वो कहीं ना कहीं लगता है यार गर्माहट पैदा हो रही है, ठीक है। अच्छा, किसी रेजिस्टर में गर्माहट क्यों पैदा होती है? जब आप कोई बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाबले होकर भागे, वो कहीं और जाना चाहते थे रैंडमली, बड़ा आपने उनको कंपेल किया। अब लेटाइस है, लेटाइस से टकराएंगे, बार बार टकराएंगे टकराएंगे, वो टकराने से क्या पैदा करते हैं? हीट, और वो हीट एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होने लगती है, ठीक है। तो हमारे पास जो पावर और हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, पहला फॉर्मूला है VI, यानी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल मल्टीप्लाइड बाय द करंट इज कॉल्ड एज पावर। दूसरा फॉर्मूला है I²R, I इज द करंट, उसका स्क्वायर का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर मिल गया। और लास्ट फॉर्मूला है V²/R, ठीक। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूले को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है? हीट या एनर्जी। क्या भाई? हीट या एनर्जी, ठीक है। इस बार हीटिंग इफेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है कि जब हीट होगा नहीं तो यानी काम तो हुआ ही नहीं, ठीक। तो यहां पे फॉर्मूला है VIT, I²RT एंड V²/RT, ठीक। अच्छा, इसी से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। हर एक डिवाइस का एक रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज होता है। जैसे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को घर पे कोई भी चीज नया क्या अप्लायंस लेके आइए, तो जहां पे वो नहीं पूरा वो क्या बोलते स्टार मार्किंग बना होता है या उसके बारे में लिखा होगा कंपनी ने ये वो, वहीं पे देखेंगे तो आपको रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दिखेगा। अब रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज क्यों दिया जाता है? तो रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज आर लाइक समवॉट द मैक्सिमम वैल्यूज एंड इन अ हिडन वे रेजिस्टेंस इज गिवन। आप वो दोनों को ना यूज करके बहुत कुछ निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहीं पे दिखाता हूं। अगर आपको रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दिया है तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट डिवाइस, the resistance of that device will be VR²/PR. What is VR? अरे पावर का फॉर्मूला क्या था? ये देख क्या है ये? V²/R is P। तो मैं P ऊपर भेज के R नीचे, मतलब जो क्या बोलते हैं P इज इक्वल टू क्या था? V²/R। देख ले, लिख देता हूं, P क्या था? V²/R। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि R इज इक्वल टू V²/P कर सकता हूं, तो वही वहां पे किया। लेकिन मुझे क्या पता किस वोल्टेज पे क्या पावर बनाएगा? तो आई एम सर्टेन अबाउट ओनली वन डेटा कि रेटेड वोल्टेज पे भैया ये डिवाइस रेटेड पावर ही कंज्यूम कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा VR²/PR, where VR is the rated voltage and PR is the rated पावर। अच्छा, अब ये I0 क्या लिखा हुआ है? ये मैक्सिमम करंट है जो डिवाइस झेल सकता है। तो पावर का एक और फॉर्मूला यहां पर देखिए VI, यानी अब मैं इसको रेटेड वोल्टेज कर दूं तो मुझे रेटेड पावर मिल जाएगा, और उससे मैं करंट निकाल लूं तो वो करंट आता है रेटेड पावर अपॉन रेटेड वोल्टेज, एंड दिस इज द मैक्सिमम करंट द डिवाइस कैन सस्टेन। अगर आप इससे ज्यादा करंट डिवाइस में भेज देंगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। फट जाएगा मतलब कहीं ना कहीं मिसबिहेव करेगा, या हो सकता है घर की एमसीबी ट्रिप हो जाए, या पुराने जमाने में अगर फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं तो वो मेल्ट हो जाए, या अर्थिंग जो आपने घर में कर रखी हो तो एक्स्ट्रा करंट वहां चला जाए, अर्थ में चला जाए। बहुत सारे तरीके हैं, ओके। चलिए, अगर मान लीजिए आपने ये देखिए एकदम अलग से पॉइंट आया, एक मिनट थोड़ा उधर कर लेते हैं। हाँ देखिए, यहां पे नोटिस करिएगा 3
n तीन नहीं सॉरी, अगर n सीरीज में हमने रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रखे हैं, मान लीजिए n हमने अगर सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, और हम पावर निकालना चाहते हैं सीरीज में, और ये सबको एक सिंगल वोल्टेज V सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है, ठीक है, तो जो पावर का जो आपका पावर आएगा वो आएगा V स्क्वायर बाय n टाइम्स R। क्यों? क्योंकि अगर R आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा n टाइम्स R। वैसे ही अगर आपने R इक्वल रेजिस्टर मतलब इक्वल रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है सेम सोर्स V के अक्रॉस, तो वहां पर जो पावर होगा वो होगा V स्क्वायर अपॉन R बाय n। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं तो n अगर पैरेलल में लगाए तो हो जाते हैं R बाय n, और ये n पलट के ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला आएगा n स्क्वायर V बाय R। तो अगर हम इन्हीं रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे और इन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे सेम सोर्स के अक्रॉस, और फिर पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज, देखना भाई, पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज का रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा n स्क्वायर। क्या आएगा भाई? n स्क्वायर। व्हाट इज n? द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अरे 10 थे तो 10 को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, 10 थे 10 को सीरीज में लगा दिया सेम सोर्स के अक्रॉस, और फिर बोला कि दोनों के पावर का रेशियो निकाल के दो। लेकिन ऊपर देखना भाई, ऊपर देखना, यहां न्यूमरेटर में पावर पैरेलल की है और डिनोमिनेटर में पावर सीरीज की है, और आंसर क्या है? n स्क्वायर। क्या है? n स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट। अब है इसके बाद मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है? मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है कि अगर आपने कोई लोड, मतलब डिस्चार्जिंग सेल की बात हो रही है, ऑब्वियस बात है, तो यहां पे एक डिस्चार्जिंग सेल है जो आपने इस पर्टिकुलर सेल जिसका आइडियल रिप्रेजेंटेशन, आइडियल सेल नहीं है, आइडियल रिप्रेजेंटेशन मतलब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये सेल यहां पर करंट आई डिलीवर कर रहा होगा, ठीक। तो आई का फॉर्मूला हम लिख चुके थे पहले ही, क्या होता है भाई? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोड भी हो सकते हैं, तो वो तो आपने पहले सीख के आए ना भैया। सेल सीरीज में बहुत सारे लगाए तो क्या करेंगे, रेजिस्टर बहुत सारे सीरीज में, मतलब पैरेलल सीरीज पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन लगा दिए तो क्या करेंगे। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी टू लोड, ध्यान देना, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी टू लोड इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा? व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान देना भाई, नेट लोड रेजिस्टेंस, अरे जरूरी थोड़ी है लोड एक ही हो सकता है लोड बहुत सारे रेजिस्टेंस से मिलकर बन रहा हो, तो आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक ना हो, बहुत सारे हो सीरीज पैरेलल में, आपने क्या पता भाई। तो बस कंसेप्ट ये है कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी टू लोड इज मैक्सिमम व्हेन द नेट लोड रेजिस्टेंस, यानी नेट जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। क्या भैया? नेट लोड रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। खत्म बात, सिंपल सी बात। यानी अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक सर्किट बनाऊं, जल्दी से उसका आंसर करना भाई। यह है 4 ओम, यह है 10 वोल्ट, यह है R, ठीक है, यह है R। अब इसने बोला कि यहां पर मैक्सिमम पावर, जो आपका लोड है उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो रहा है, तो मुझे बताइए स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी। तो बिना किसी डाउट के मैं कह सकता हूं स्मॉल r 4 ओम होगा। क्यों? क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलिए, दिस वाज मैक्सिमम पावर थ्योरम। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए हमारे पास हीटर है, होता है ना पानी गर्म करने वाला कॉइल, नहीं होता वो ऐसे गोला गोला बना होता है, ऐसा ऐसा निकला होता है, ऐसा है ना। चलिए, कहां बना रहा है भाई फॉर्मूला शीट, बताइए, मास्टर की आदत है समझाना भूल जाता है। वापस आते हैं, फॉर्मूला शीट देखिए। तो यहां पे आप नोटिस करिए हमारे पास कुछ कंटेनर्स हैं जिसमें हमने पानी भर रखा है, वाटर है भैया, नीला नीला पानी। अब इस पानी को हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास हीटिंग कॉइल है H1, ये हमारे पास दूसरी हीटिंग कॉइल है H2। हमने क्या किया, पहले वाले केस में फर्स्ट सिचुएशन में हमने हीटिंग कॉइल H1 यूज किया और उससे हमने पानी को बॉईल किया। अमाउंट ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, हर कंटेनर में अमाउंट ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स्ड है तो उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी फिक्स्ड होगा, और बॉइलिंग करने के लिए टेम्परेचर जहां भी हो 100 पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन सेम है, वो छोड़ो। अब यहां पे जो हीटर है, हीटर 1, उसने टाइम T1 लिया इस पानी को बॉईल करने के लिए, और यहां रेजिस्टेंस R1 क्या शो कर रहा है कि अपने जिस हीटर की बात कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है R1, ठीक। यहां पे एक दूसरा हीटर है, इधर दूसरा हीटर है जिससे अपने पानी को गर्म कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस R2 है। R2 सिर्फ इसलिए शो किया है ताकि आपको पता चले कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो दूसरा होने का मतलब है ये आपका दूसरा हीटर है। तो यहां हीटर यूज किया और पानी गर्म किया, कितने टाइम में हुआ T2,
बॉईल किया, सॉरी गर्म नहीं, बॉईल किया। तो यहां बॉईल किया T1 टाइम में, यहां बॉईल किया T2 टाइम में। अब इन दोनों हीटर को सीरीज में जोड़ा और पानी को गर्म किया, सेम पानी, सेम कंटेनर पानी को गर्म किया। फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ा और फिर से पानी में गर्म, मतलब क्या बोलते हैं, पानी गर्म किया, कि गर्म मतलब बॉईल किया, समझ जाइए, इतना तो दे ही सकते हैं भाई मास्टर से। चलिए, तो यहां पे जब सीरीज में जोड़ के दोनों हीटर को हमने पानी को बॉईल किया, तो अगर इंडिविजुअली इसको लगा टाइम T1 और इसको लगा टाइम T2, तो सीरीज में लगाने से टाइम लगेगा T1 प्लस T2। मान लीजिए इसको 10 मिनट लगा, इसको 20 मिनट लगा, तो इस वाले केस में कितना लगेगा, 30 मिनट। जोड़ दे दोनों का टाइम। और अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ध्यान दीजिए यहां पर टाइम हो जाता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। यानी अगर दोनों हीटर को पैरेलल में जोड़ा और फिर पानी उससे बॉईल कर रहे हैं, वही सेम पानी बॉईल कर रहे हैं, तो वहां टाइम लगेगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 कंसिडरिंग द एक्सटर्नल सोर्स which through which you have connected these combinations, ठीक है, वो वोल्टेज सेम है। इस वैसे भी कहीं लिखा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एक्सटर्नल वोल्टेज जो ये नहीं बना रखा है, देख ये जो बना रखा है, ये और ये जो बना रखा है वो सेम है, यहां 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 हर जगह सेम है, ठीक है, तो वोल्टेज सेम रखा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम थोड़ा बल्ब पे डिस्कशन कर रहे हैं, बल्ब पे बात होगी। बल्ब के लिए रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर अगर दिया हो तो हम उससे दो चीजें निकाल सकते हैं। एक तो हम उससे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दूसरा हम उससे मैक्सिमम करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब ये भी होता है, अगर कोई, एक मिनट, हाँ एक ही मिनट रुकिएगा, हाँ, अगर कोई आपसे ये बोले कि हमने एक बल्ब लिया जिसका रेटेड वोल्टेज है VR और इसका रेटेड पावर है PR, उसको हमने एक ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट किया या जिसका वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा है, यानी मान लीजिए 200 वोल्ट उसका रेटिंग है बल्ब का और अपने 300 वोल्ट का वहां पर जो है जो आपका सेल है या सोर्स है वो लगा दिया, तो आप रेटेड वोल्टेज से आगे वोल्टेज दे देंगे तो बल्ब गया। ये लिखा है ना, देख, बल्ब गया भाई, बल्ब जा चुका, खुशी खुशी गया। अब अगर उस बल्ब को फटने से बचाना था तो वी शुड हैव यूज्ड फ्यूज वायर, ठीक है। ये बात बहुत बेसिक है, मैं इतना बोल के छोड़ सकता था, बट मैं फ्यूज वायर के बारे में बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां से कंटिन्यू कर दिया। तो टू सेव यूज फ्यूज वायर, बचाना चाहते हो बल्ब को ऐसा होने से, एक्स्ट्रा वोल्टेज से, तो फ्यूज वायर लगाओ। तो फ्यूज वायर क्या होती है, व्हाट इज फ्यूज वायर? फ्यूज वायर का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट वायर। पहले यूज करते थे, व्हाइट कलर का देखा होगा, वो सिरामिक का होता है, बीच में एक वायर होती है, टक करके टूट जाती है, ठीक है। तो वो फ्यूज वायर हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट क्रिटिकल फैक्टर है उसका, ठीक है, याद रखिए, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। तो अब अगर आपका वोल्टेज आपके रेटेड वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज जो वो झेल सकता है उससे आगे निकल गया, तो अब पहले वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए हमने अपना जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो बाहर से हम सोर्स दे रहे हैं, वो हमारे रेटिंग से कम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, देन वी हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारा जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है, अगर वो रेटेड वोल्टेज से कम है, तो उस केस में जो पावर कंजम्पशन होगा बल्ब में, उसका फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन VR स्क्वायर इंटू PR। व्हाट इज VR? रेटेड वोल्टेज। व्हाट इज PR? रेटेड पावर। ध्यान दीजिए, अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज, ध्यान देना, अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के ही बराबर हो गया तो डोंट यू थिंक ये कट जाएगा, एंड योर पावर विल बी इक्वल टू व्हाट? PR। यही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने रेटेड वोल्टेज मेंटेन किया तो पावर रेटेड होती है, बट अगर आपने ज्यादा वोल्टेज मेंटेन किया रेटेड से तो गया, फ्यूज वायर लगा के बचा लो, और अगर आपने कम लगाया तो वो कम पावर प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली बात है, आपका वोल्टेज अगर कम होगा, 200 वोल्ट है अगर मान लीजिए रेटेड, और आप 100 लगा रहे हैं, तो पावर ऑब्वियसली कम होगी। तो कैसे निकालेंगे वो? इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड दैट फ्रॉम दिस फॉर्मूला विच इज V स्क्वायर, विच इज द अप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेटेड वोल्टेज स्क्वायर इनटू पावर PR, ठीक। अब यहां पे आ जाइए, अगर हमने दो सेल को, मान लीजिए, सॉरी दो सेल कह रहा हूं, अगर हमने दो बल्ब हैं अपने पास B1 और B2, इनको अपन ने सीरीज में जोड़ रखा है और एक जो अपना वोल्टेज सोर्स है V उसके अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है, तो मान लीजिए अगर इनका इंडिविजुअल पावर P1 P2 है, ठीक है, मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज एंड रेटेड वोल्टेज आर सेम, ये हम असम्पशन मान के चल रहे हैं, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज दोनों क्या हो, सेम मान के चल रहे हो। आप जूम कर दूं मैं क्या, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज एंड रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम। अगर वो सेम है और आपने दो बल्ब को सीरीज में जोड़ रखा है और इसका पावर P1 इसका पावर P2, तो नेट पावर जो होगा वो 1 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। यानी जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल नहीं जोड़ते हैं वैसे यहां पावर जुड़ेंगे, लेकिन कब? जब ये दोनों बल्ब कैसे कनेक्टेड हो, सीरीज में। एंड वी हैव कंसीडर्ड दैट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द रेटेड वोल्टेज। बल्ब का जो रेटेड वोल्टेज है वही अप्लाइड वोल्टेज भी है,
ठीक, ये मान के चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट ये है, मान लीजिए अगर उन्हीं दोनों बल्ब को जिनका रेटेड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज सेम है तो उनका पावर अगर P1 P2 है और उनको पैरेलल में जोड़ दिया है, किसमें जोड़ा भाई, पैरेलल में, तो जो नेट पावर होगा वो होगा P1 प्लस P2। क्या भाई, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। चलिए यहीं तक रखते हैं अपने डिस्कशन को। और एक बात मैंने आपको बोली थी कि वो जो इनफाइनाइट वाला प्रॉब्लम होता है वो भी मैं बता देता हूं। चलिए डाल ही देते हैं, मन नहीं मान रहा मेरा, इसीलिए मान लो वही आ गया। तो मान लीजिए इस तरह का सर्किट है, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ठीक है, एक बार पूछा है यार, तब भी दे रहा हूं मैं, देख, सो ऑन चलता जाए। यह है इनफाइनाइट लैडर। अगर इनफाइनाइट लैडर है अपने पास, ठीक है, ये R1, ये R2, ये R1, ये R2, ये R1, ये R2, ये R1, ये R2, सो ऑन चलता चला जाए, ठीक है। जैसे अब पढ़ाने को तो आरसी सर्किट भी है, लेकिन वो थोड़ी भी लेके बैठ जाएंगे फॉर्मूला शीट में, क्योंकि वो एनसीईआरटी और 36-37 साल के कंटेंट और 10 साल के मेंस के हिसाब से आइया नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, टू द पॉइंट क्रिस्प रिवीजन, एक रात बढ़िया सो के अगले दिन फोड़ाएंगे एकदम। तो ये जो सर्किट है, मुझे इसका आर इक्विवेलेंट चाहिए। कैसे निकालेंगे इसका आर इक्विवेलेंट? तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। यह है R1, यह है R2 और यह है X। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत ही एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, ये दिस इज वेरी एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये X है, ठीक है। व्हाट इज X? X इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सी, इनफाइनाइट लैडर का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट लैडर का मतलब है कि आपके पास इस लैडर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। कितने हैं भाई? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब इन्फिनिटी में से एक आध ब्रांच कम कर भी लेंगे तो क्या आपके आंसर में कोई खास इफेक्ट आने वाला है? नहीं। तो हमने क्या किया, ये रिपीटेशन था। R1 R2 के जो ये ब्रांच है, ये ध्यान से देखिए, ये रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं यहां से R1 R2 वाले ब्रांच को अलग कर लूं तो मैंने ये R1 R2 वाला एक ब्रांच बना दिया, और बाकी जो बचा सर्किट होगा, इस देखिए, इस पॉइंट के बाद से, इन दोनों पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, A और B के बाद जो सर्किट बचेगा, डोंट यू थिंक वो भी सेम ही होगा जो इससे पहले? इसके पहले वाले ब्रांच को कंसिडर करने के बाद और उस ब्रांच को कंसिडर करे बिना जो रेजिस्टेंस आएगा, डोंट यू थिंक वो सेम ही होगा? तो जब हमने इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस, मान लीजिए X है, और उस X को लगाने के बाद भी इसका रेजिस्टेंस क्या है? X ही है। समझे भाई? इंफिनिटी में से एक कम कर ले तो क्या बचेगा? इंफिनिटी। वही बोल रहा हूं कि जब आपने इस एक ब्रांच को उसमें लगाया, इस एक ब्रांच को उसमें लगे रहने दिया, तब भी इक्विवेलेंट X था, निकाल लिया तब भी इक्विवेलेंट X था। इसलिए निकालने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन था, ये देख, X के थ्रू शो कर दिया, X के थ्रू शो कर दिया, देख लेना, X के थ्रू यहां पर शो कर दिया, ठीक। और इसको लगाने के बाद उस एक ब्रांच के साथ फिर से इक्विवेलेंट कितना आएगा? ध्यान से देख, X ही आएगा। कितना आ रहा है? X ही आएगा। कितना आ रहा है? देख ले, X ही आएगा। तो अब ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको X मिल जाएगा, एंड मे बी इट इज फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो आपको यहां पर वैल्यू दे देगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलेंगे, थरोली इसको डिस्कस करना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट दैट लेक्चर, यहां सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट एंड हर चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, सभी कुछ वो कंसिडर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में विल बी कंटिन्यूइंग विथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पूरा मैग्नेटिज्म पोर्शन उठाते हैं।